गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो, पिछली क्लास में हमने लेंसेज का संयोजन पढ़ लिया था और लेंस और दर्पण का संयोजन भी पढ़ लिया था। अब देखो, लेंस के संयोजन में है ना, जो मीनिंगफुल पार्ट था हमने पढ़ लिया था, लेकिन लेंस के संयोजन में एक नॉनसेंस फॉर्मूला आता है, उसको देखना। देखो, लेंस के संयोजन में अभी तक तो हमने जितने भी केस लिए थे उसमें पतले पतले लेंसेज को पास पास सटा करके रखते थे। और पता है कि पतले लेंसेज को अगर पास पास सटा करके रखें तब तो तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 ये होता था। वो सब हमने कर लिया था। लेकिन कई बार ऐसे केस आते हैं जिसमें लेंसेज को सटा करके नहीं रखते हैं, इनको डी दूरी पर रखते हैं। अब तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या आएगा वो देखते हैं। ये तो देखो, इस बार भी मान लेते हैं कि दो थिन लेंस है, इसकी फोकस दूरी f1, इसकी फोकस दूरी f2, और इस बार दोनों को सटा करके नहीं रखा है, इस बार दोनों को d दूरी पर रखा है। बस हमको देखना है कि अगर लेंसेज को सटा करके नहीं रखें, d दूरी पर रखें, तब तुल्य फोकस दूरी का नॉनसेंस फॉर्मूला क्या होता है वो देखना। ये तो ध्यान रखना कि लेंसेज को सटा करके नहीं रखें, इनको अगर d दूरी पर रखें तब तुल्य फोकस दूरी का नॉनसेंस फॉर्मूला बनता है 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2 ये आता है ना। तो देखो, ये फॉर्मूला मैंने बता तो दिया, लेकिन प्रैक्टिकली ये नॉनसेंस फॉर्मूला है। तुम बताओ कि इस फॉर्मूले से तुम तुल्य फोकस दूरी तो निकाल लोगे, लेकिन तुल्य फोकस की जो दूरी है वो इस लेंस से है, इस लेंस से किससे वो डिफाइंड नहीं है। ध्यान रखना कि इससे मूर्खों टाइप से तुल्य फोकस दूरी तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये तुल्य फोकस जो बनेगा वो तुल्य फोकस की दूरी इस लेंस से या मध्य बिंदु से वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए इस फॉर्मूले का कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं होता है। ये तो ध्यान रखना कि कभी भी लेंस डी दूरी पर रखें और बस तुमको मूर्खों टाइप से बस यही पूछे कि तुल्य फोकस दूरी निकालो, तो फिर गधों टाइप से फॉर्मूला लगा देना। बाकी अगर ऑब्जेक्ट से इमेज दूरी निकालनी हो तो फिर इस नॉनसेंस फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि तुल्य फोकस कहाँ से वो डिफाइंड है ही नहीं। इसे ध्यान रखना कि बस डी दूरी पर लेंस रखे हो और किसी मूर्ख इंसान ने बस तुल्य फोकस दूरी पूछी हो तो गधों टाइप से फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन इसमें अगर ऑब्जेक्ट की दूरी से अगर इमेज की दूरी निकालनी है तो फिर इस नॉनसेंस फॉर्मूले का यूज नहीं कर सकते। तो बस ऑब्जेक्ट से अगर इमेज दूरी निकालनी हो तब तो वो अपना बेसिक तरीका ही लगाएंगे कि बस ऑब्जेक्ट की किरणें पहले फर्स्ट लेंस से अपवर्तित होंगी और उससे इमेज जो बनेगी उसका दूसरी लेंस से अपवर्तन होगा। इस टाइप से हम दोनों लेंसेज से क्रमागत अपवर्तन का फॉर्मूला लगा करके बेसिक तरीके से ही करेंगे, है ना। ऑब्जेक्ट इमेज दूरी का क्वेश्चन हो तो ये नॉनसेंस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलो ये नॉनसेंस फॉर्मूला देख लिया तो इसका एक कचरा एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि इसकी शक्ल आगे नहीं देखनी पड़े। एक बार देख लेना। ये देखो, इस बार हमको दे रखा है कि इधर कोई उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 10 सेंटीमीटर और इधर कोई अवतल लेंस है या अपसारी लेंस है जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 30 सेंटीमीटर है। और दोनों लेंस इस बार सटा करके नहीं, परस्पर d इक्वल टू 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखें। तो बस अब हमको मूर्खों टाइप से पूछा है कि इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कितनी होगी, ये पूछा है। तो बस ध्यान रखना कि इस बार हमको इस संयोजन की बस तुल्य फोकस दूरी पूछी है, ये नहीं पूछा कि तुल्य फोकस की दूरी किससे निकालनी है। ये तो ध्यान रखना कि इस केस में हमको ओनली, है ना, इस केस में मूर्खों टाइप से ओनली तुल्य फोकस दूरी पूछी है। तो अब बेवकूफ टाइप से हमको नॉनसेंस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। ये तो हमको पता है कि इस बार लेंसेज को सटा करके नहीं डी दूरी पर रखा है, तब तुल्य फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या बनेगा 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d/f1f2 सबका मान चिन्ह के साथ रखते हैं। साइन कन्वेंशन तो पता है कि चलो इधर से किरणें आपतित करते हैं तो ये आपतित किरणें इधर से आ रही है इसलिए इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। बस अब मान रख देते हैं, चिन्ह के साथ रखेंगे। तो 1/f इक्वलेंट इक्वल टू 1/f1 तो उत्तल लेंस से इसका फोकस इस साइड बनेगा, इससे +10 प्लस 1/f2 तो अवतल या अपसारी लेंस से इसका फोकस इस साइड बनता है, इसलिए -30 माइनस d अपन f1 को चिन्ह के साथ +10 और f2 को चिन्ह के साथ -30। सॉरी, d का मान भी रखना भूल गया, इसमें d का मान भी रख सकते हो।
ये तो 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस डी तो कितना है, दोनों के बीच दूरी 20 सेंटीमीटर अपन f1 प्लस 10 और f2 माइनस 30। इसको सॉल्व कर लेना। लघुत्तम लेकर के सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास इस बार तुल्य फोकस दूरी प्लस 7.5 सेंटीमीटर आ गई बस। तुल्य फोकस दूरी प्लस 75 इतना चिपका करके हम भाग जाएंगे, ठीक है। ये तो ध्यान रखना कि मूर्खों टाइप से तुल्य फोकस दूरी तो निकाल ली, लेकिन ये ध्यान रखना कि तुल्य फोकस दूरी किस लेंस से वो डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसका कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ये नॉनसेंस पार्ट है, इसलिए इसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहूंगा। बस कभी डी दूरी पर हो, तुल्य फोकस दूरी किसी ने पूछी हो तो बेवकूटाई से फॉर्मूला लगा करके कर देना इसको, ठीक। हाँ ठीक, ये तुल्य फोकस दूरी पूछे तो कर लेना। बाकी अगर हमको दिया हो कि ऑब्जेक्ट इस लेंस से जैसे कि 30 सेंटीमीटर दूरी पर है, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी ये पूछे, तो फिर इस नॉनसेंस फॉर्मूले को डस्टबिन में फेंक आना। फिर अपने बेसिक तरीके से ही करेंगे कि ऑब्जेक्ट की किरणें पहले उत्तल लेंस से अपवर्तित होंगी, इससे इमेज बनेगी, फिर अवतल लेंस से अपवर्तित होगी तो दूसरी इमेज बनेगी। अपने वही बेसिक तरीके से ही करना है। चलो बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ। तो वही लेंस का संयोजन उन्होंने पूरा कंप्लीट कर लिया। वो जो नॉनसेंस फॉर्मूला था उसको भी निपटा दिया ना। तो लेंस का संयोजन हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। अब देखो, अब इस ऑप्टिक्स का एक लास्ट पार्ट आता है, वर्ण विक्षेपण या क्रोमेटिक डिस्पर्जन, इसको पढ़ते हैं। ये बिल्कुल लॉजिकल पार्ट है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आती है। हाँ बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस था। ये तो वही, अभी हमने लेंस का संयोजन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हम ऑप्टिक का लास्ट पार्ट पढ़ते हैं, वर्ण विक्षेपण, जिसको इंग्लिश में क्रोमेटिक डिस्पर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो पहले वर्ण विक्षेपण क्या होता है वो देखते हैं। तो आई थिंक नाम से ही क्लियर है कि वर्ण मतलब कलर और विक्षेपण मतलब बिखरना। ये तो ध्यान रखना, वर्ण विक्षेपण मतलब कलर का बिखरना। ये तो ध्यान रखना कि कई बार श्वेत प्रकाश की किरण, है ना, कई बार श्वेत प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो इस अपवर्तन के दौरान इसके साथ तो कलर कई बार बिखर जाते हैं, और कलर के बिखरने की जो प्रक्रिया होती है उसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये चलो एक बार वर्ण विक्षेपण को डिटेल में देखते हैं। तो देखते हैं कि कलर कैसे बिखर जाते हैं। एक मिनट, डिटेल देखने के पहले बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अभी तक तो हमने पूरा अपवर्तन पढ़ लिया, है ना, लेंस प्रिज्म सभी से अपवर्तन पढ़ लिया। अभी तक तो वर्ण विक्षेपण नाम की कोई चीज नहीं आई थी, तो अब ये वर्ण विक्षेपण कहाँ से बीच में आ गया, ये दिमाग में क्वेश्चन उठता है ना। तो तुम अच्छे ध्यान रखना कि अभी तक तुमने अपवर्तन के जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें हम मानते थे कि किरण एक वर्णी प्रकाश की है। क्या ध्यान रखना, अभी तक अपवर्तन के जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें मानते थे कि प्रकाश एक वर्णी है, जिसमें केवल एक ही कलर या एक ही तरंग दैर्ध्य है। और हमको पता है कि अगर एक वर्णी प्रकाश है जिसमें एक ही कलर, तो फिर बिखरेगा क्या। इससे अभी तक वर्ण विक्षेपण नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी तक हमने एक वर्णी प्रकाश की किरण की बात की थी जिसमें केवल एक ही कलर है, एक ही तरंग दैर्ध्य होता है, ठीक है। लेकिन इस वाले टॉपिक में हम श्वेत प्रकाश की बात करेंगे जिसमें सातों कलर मिक्स्ड होते हैं, और अगर श्वेत प्रकाश की किरण अपवर्तित हो तो फिर कलर बिखर सकते हैं, तब वर्ण विक्षेपण हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसके पहले अपवर्तन में हमने एक वर्णी प्रकाश की बात की, इससे वर्ण विक्षेपण नहीं होता था। लेकिन इस टॉपिक में हम श्वेत प्रकाश की बात करेंगे जिसमें वर्ण विक्षेपण हो सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। ये जैसे मान लेते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरणें जो हवा में गति कर रही है। पहले श्वेत प्रकाश क्या होता है वो बता रहा हूँ। ये तो ध्यान रखना कि जो रंगहीन प्रकाश होता है उसको श्वेत प्रकाश बोलते हैं, ठीक है। जैसे बताओ, ट्यूबलाइट से जो प्रकाश निकलता है वो भी रंगहीन होता है, तो उसको भी श्वेत प्रकाश बोल सकते हैं। वैसे ही बल्ब या सूर्य का जो प्रकाश होता है वो भी लगभग रंगहीन होता है, इसलिए उसको भी श्वेत प्रकाश बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलो मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि श्वेत प्रकाश की कोई किरण है जो हवा में गति कर रही है। अब देखो, तुमने छोटी क्लासेस में सुना होगा कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें प्रकाश के सातों कलर मिक्स्ड होते हैं, है ना। ध्यान रखना कि जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें बैंगनी से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं, जिसको हिंदी में बेनी आ पिनाला से रिप्रेजेंट करते हैं और इंग्लिश में विबग्योर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
ये तुमने सुना होगा कि जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है उसमें बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। ठीक, उसको बेनी यहाँ पीनाला से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बता श्वेत प्रकाश की किरण में कौन-कौन से कलर मिक्स्ड होते हैं? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी या लाल। इंग्लिश में बोले तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है उसमें बैंगनी से लेकर के रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं, ठीक है? उसमें तुमको ये भी पता होगा कि इन सातों कलर में जो बैंगनी है ना, सातों कलर में जो बैंगनी या वॉयलेट कलर की जो किरण होती है उसका तरंग-दैर्ध्य सबसे कम होता है 400 नैनोमीटर, है ना? पढ़ा होगा कि श्वेत प्रकाश में सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। उसमें जो बैंगनी या वॉयलेट कलर होता है उसका तरंग-दैर्ध्य सबसे कम होता है 400 नैनोमीटर और जो रेड या लाल जो कलर होता है उसका तरंग-दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है 700 नैनोमीटर। ये एक और चीज़ ध्यान रखना कि बैंगनी का तरंग-दैर्ध्य सबसे कम, रेड का तरंग-दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और येलो का जो तरंग-दैर्ध्य होता है वो माध्य होता है। अगर क्रम से देखें, है ना? अगर क्रम से देखें तब तो ग्रीन कलर माध्य दिखता है, लेकिन अगर तरंग-दैर्ध्य के अनुसार देखें तो येलो कलर माध्य होगा, ठीक है? तो ध्यान रखना कि बैंगनी का तरंग-दैर्ध्य सबसे कम, रेड का तरंग-दैर्ध्य सबसे ज़्यादा और येलो का जो तरंग-दैर्ध्य होता है इन दोनों का बिल्कुल माध्य होता है। इसलिए जो येलो किरण होती है उसको माध्य किरण बोलते हैं, ठीक है? अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि कोई श्वेत प्रकाश की किरण है जो हवा या निर्वात में गति कर रही है। ठीक, तो ध्यान रखना तुम कि हवा या निर्वात में तो श्वेत प्रकाश के सातों कलर की चाल समान होती है। तो ध्यान रखना कि हवा या निर्वात में तो प्रकाश के सातों कलर की चाल समान होती है और कितनी होती है? 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड, जिसको सी नॉट बोलते हैं ना। तो ध्यान रखना कि हवा या निर्वात में तो प्रकाश के सातों कलर की चाल समान होती है, ठीक है? लेकिन चलो अब मान लेते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण पानी या कांच जैसे किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में गति कर रही है। तो तुम ध्यान रखना कि हवा या निर्वात में तो प्रकाश के सातों कलर की चाल समान होती है, लेकिन श्वेत प्रकाश की किरण अगर पानी, कांच जैसे किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में गति करे तो उस अन्य पारदर्शक माध्यम में सातों कलर की चाल थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये ध्यान रखना कि श्वेत प्रकाश की किरण पानी या कांच जैसे किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में गति करे तो उस अन्य पारदर्शक माध्यम में प्रकाश के सातों कलर की चाल थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ठीक, तुम बताओ कि उस अन्य माध्यम में सातों कलर की चाल थोड़ी सी डिफरेंट होगी तो सातों कलर का अपवर्तनांक भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये ध्यान रखना कि अन्य माध्यम में प्रकाश के सातों कलर की चाल थोड़ी डिफरेंट होती है। चाल थोड़ी डिफरेंट होगी तो उस अन्य माध्यम में सातों कलर का अपवर्तनांक भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, देखना। तो ध्यान रखना तुम, है ना? ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि जो अपवर्तनांक है वो केवल माध्यम पे निर्भर करता है, लेकिन अब हमको पता चल गया कि अपवर्तनांक मेनली तो माध्यम पे निर्भर करता है, लेकिन थोड़ा-सा उस प्रकाश के कलर या तरंग-दैर्ध्य पे भी निर्भर करता है। और ध्यान रखना कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, है ना? किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के कलर या तरंग-दैर्ध्य पर किस टाइप से निर्भर करता है उसके लिए कॉची ने फॉर्मूला दिया था। कॉची एक साइंटिस्ट था। तो ध्यान रखना कि किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के कलर या तरंग-दैर्ध्य पर किस तरह से निर्भर करता है उसके लिए कॉची ने फॉर्मूला दिया था और कॉची के फॉर्मूले के अनुसार किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक कलर या तरंग-दैर्ध्य पर कैसे निर्भर करता है? रफली ए n इक्वल टू a प्लस b ओपन लैम्ब्डा स्क्वायर के टाइप से चेंज करता है। ये तो ध्यान रखना कि कॉची के फॉर्मूले के अनुसार किसी भी माध्यम का तरंग-दैर्ध्य प्रकाश के कलर या तरंग-दैर्ध्य पर कैसे डिपेंड करता है? n इक्वल टू a प्लस b ओपन लैम्ब्डा स्क्वायर के टाइप से डिपेंड करता है। जहाँ ए और बी कोई पॉजिटिव कांस्टेंट होते हैं। बस तुम देखते ही बताओ कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक तरंग-दैर्ध्य पर कैसे डिपेंड कर रहा है? ए प्लस बी ओपन लैम्ब्डा स्क्वायर है ना? तो लैम्ब्डा स्क्वायर नीचे आ रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि जिस कलर का तरंग-दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक थोड़ा सा कम होगा और जिस कलर का तरंग-दैर्ध्य कम होगा उसका अपवर्तनांक थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो ये बोल सकते हैं कि अपवर्तनांक कलर या तरंग-दैर्ध्य पर ऐसे डिपेंड करता है ना, बी ओपन लैम्ब्डा स्क्वायर है, मतलब जिस प्रकाश का तरंग-दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक थोड़ा कम होगा और जिस प्रकाश का तरंग-दैर्ध्य कम होगा उसका अपवर्तनांक थोड़ा सा ज्यादा होगा, ठीक है ना? बस अब हमको अच्छे पता है
सॉरी, ये तो हमको अच्छे पता है कि श्वेत प्रकाश में प्रकाश के सातों कलर मिक्स्ड होते हैं ना, तो तुम बताओ कि इन सातों कलर में जो बैंगनी कलर है ना? सातों कलर में जो बैंगनी कलर है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है, तो तरंगदैर्घ्य सबसे कम है तो उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। बोल सकते हैं ना? तो सातों कलर में जो बैंगनी कलर है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। और इनमें से जो रेड कलर है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है, तो उसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ये एन रेड लिख देता हूँ, तो ये ध्यान रखना, ये क्या होगा। ये तो ध्यान रखना कि सातों कलर में बैंगनी कलर का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, और रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा, तो अपवर्तनांक सबसे कम होगा। ठीक है? तो ध्यान रखना कि हमको एक नई चीज पता चली है, तो तुम अच्छे ध्यान रखना सॉरी, ये अच्छे ध्यान रखना कि अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि अपवर्तनांक केवल माध्यम पे निर्भर करता है, लेकिन अब हमको पता चल गया कि अपवर्तनांक मेनली तो माध्यम पे निर्भर करता है, लेकिन थोड़ा सा प्रकाश के कलर या तरंगदैर्घ्य पर भी निर्भर करता है। जैसे बताओ कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है ना, पढ़ा होगा तुमने कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, तो उसी कांच में अगर बैंगनी किरण गति कर रही हो तो उसका अपवर्तनांक थोड़ा सा ज्यादा होगा, जैसे 1.51 होगा। और उसी कांच में अगर रेड कलर की किरण गति कर रही हो तो उसका अपवर्तनांक थोड़ा कम होगा, मतलब 1.49 हो सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि तरंगदैर्घ्य मेनली तो माध्यम पे निर्भर करता है, लेकिन थोड़ा सा कलर पे भी निर्भर करता है। ध्यान रखना कि कांच का अपवर्तनांक जैसे 1.5 है ना, तो उसी कांच में बैंगनी कलर की किरण गति कर रही हो तो अपवर्तनांक थोड़ा सा ज्यादा होगा 1.51, और उसी कांच में अगर रेड कलर की किरण गति कर रही हो तो इसका अपवर्तनांक थोड़ा सा कम हो जाएगा 1.59, ये 1.49 ऐसा थोड़ा सा कम हो सकता है। ठीक है? तो बस ये हमने देख लिया। ठीक है? बस हमको पक्का पता चल गया है ना। तो हमको पक्का पता चल गया कि श्वेत प्रकाश में प्रकाश के सातों कलर मिक्स्ड होते हैं ना, तो इसमें जो बैंगनी कलर होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो बैंगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा। और तुम बताओ कि बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा तो बैंगनी का विचलन भी सबसे ज्यादा होगा। क्या हो रहा है? है ना, बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा तो बैंगनी का विचलन भी सबसे ज्यादा होगा। तुम बताओ कि जो विचलन होता है वो किसके कारण होता है? रिलेटिव अपवर्तनांक के कारण ही होता है ना, तो बस पक्का बोल सकते हैं इन सातों कलर में बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा, और अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होगा तो बैंगनी किरण का विचलन भी सबसे ज्यादा होगा। मतलब अगर कभी भी किरण अभिलंब की ओर मुड़ रही है तब भी बैंगनी किरण सबसे ज्यादा मुड़ेगी, कभी भी अभिलंब से दूर जाने की बारी है तब भी बैंगनी किरण सबसे ज्यादा दूर जाएगी, है ना। तो बैंगनी का विचलन सबसे ज्यादा। और अब रेड की बात करते हैं तो पता है कि सातों कलर में रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है, तो रेड का अपवर्तनांक थोड़ा सबसे कम होगा, और अपवर्तनांक सबसे कम होगा तो रेड का विचलन भी सबसे कम होगा, है ना। मतलब रेड किरण सबसे आलसी होगी, उसका विचलन सबसे कम होगा। मतलब कभी भी अभिलंब की ओर मुड़ना है तब भी रेड किरण सबसे कम अभिलंब की ओर सबसे कम उड़ेगी। वैसे अभिलंब से दूर जाना है तब भी रेड किरण सबसे कम दूर जाएगी। और अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होना है तो रेड किरण का सबसे बाद में होगा। देखना, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज पढ़ ली। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस वर्ण विक्षेपण वाले पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये वाली ध्यान में रखना। ये तो वर्ण विक्षेपण में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना कि श्वेत प्रकाश में प्रकाश के सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। उसमें बैंगनी का तरंगदैर्घ्य, इसमें बैंगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा, तो विचलन भी सबसे ज्यादा होगा। और रेड का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा तो अपवर्तनांक सबसे कम, तो रेड का विचलन सबसे कम होगा। और येलो जो किरण होती है उसका तरंगदैर्घ्य माध्य है तो उसका अपवर्तनांक भी माध्य होगा, मतलब इसका विचलन भी माध्य होगा, है ना। ये ध्यान रखना बस। अब आगे ऐसे याद रखना, आगे ऐसे याद रखना कि जो बैंगनी किरण होती है वो सबसे चंचल होती है ना, ऐसे ध्यान रखना। ये आगे थोड़ा फीलिंग से याद रखना, ऐसे ध्यान रखना कि बैंगनी किरण सबसे चंचल होती है, मतलब वो सबसे ज्यादा मुड़ती है। अभिलंब की ओर मुड़ना है तब भी बैंगनी किरण सबसे ज्यादा मुड़ेगी, अभिलंब से दूर भागना है तब भी बैंगनी किरण सबसे ज्यादा दूर भागेगी, और अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होना है तो बैंगनी का सबसे पहले होगा। देखना, और ध्यान रखना कि जो रेड किरण होती है वो सबसे आलसी होती है, वो सबसे कम मुड़ती है। तो अभिलंब की ओर मुड़ना है तब भी रेड किरण सबसे कम मुड़ेगी,
अभिलंब से दूर जाना है तब भी रेड किरण सबसे कम दूर जाएगी, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होना है तो रेड का सबसे लास्ट में होगा। तो बस इतनी भारी-भारी चीजें बता दी, बाकी 10 बातों की एक ही बात याद रखनी है तुमको कि बस बैंगनी किरण सबसे चंचल होती है, सबसे ज़्यादा मुड़ती है, और रेड किरण सबसे आलसी होती है, सबसे कम मुड़ती है। दैट्स ऑल। वर्ण विक्षेपण में यही कांसेप्ट है रे। बस अब तो हम क्लियरली बोल सकते हैं, है ना? चलो अपने मेन पार्ट पे आते हैं। ये तो इस बार भी मान लेते हैं श्वेत प्रकाश की किरण, सॉरी इस बार भी मान लेते हैं श्वेत प्रकाश की किरण है जिसमें प्रकाश के सातों कलर मिक्स्ड हैं। और चलो मान लेते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण हवा से पानी की ओर जा रही है। देखा ना भाई? तो श्वेत प्रकाश की कोई किरण है और ये हवा से पानी की ओर जा रही है, तो हमको अच्छे पता है कि बताओ हवा की तुलना में पानी का, सॉरी, श्वेत प्रकाश की किरण हवा से पानी में जा रही है, मतलब विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है। तो हमको अच्छे पता है कि हवा की तुलना में पानी का अपवर्तनांक n ज्यादा होता है तो थीटा कम होगा, मतलब किरण अभिलंब की और मुड़ जाएगी। ये 9-10 में ही पढ़ा होगा कि किरण हवा से पानी में, मतलब विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है तो किरण अभिलंब की और मुड़ेगी। लेकिन ये भी हम लेकिन हमको ये भी पता है कि जो श्वेत प्रकाश की किरण है उसमें प्रकाश के सातों कलर मिक्स्ड होते हैं, और हमको अच्छे पता है कि सातों कलर का अपवर्तनांक थोड़ा सा डिफरेंट होता है, तो उसके अनुसार सातों कलर का विचलन भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना? तो सबका अपवर्तनांक थोड़ा डिफरेंट होता है तो उसके अनुसार सातों कलर का विचलन भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो तुम बताओ इन सातों कलर में जो बैंगनी किरण है ना, सातों कलर में जो बैंगनी कलर है उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है तो विचलन सबसे ज्यादा होगा। तो अभिलंब की और मुड़ने की बारी है तो भी बैंगनी किरण अभिलंब की ओर सबसे ज्यादा मुड़ेगी। फिर रेड किरण सबसे आलसी होती है तो ये अभिलंब की ओर सबसे कम मुड़ेगी, और येलो किरण माध्य होती है, मतलब इसका विचलन माध्य होगा। बस अब एक लाइन में बोल सकते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण को अगर हवा से पानी में भेजा है, तो बताओ सातों कलर का अपवर्तन थोड़ा डिफरेंट होता है तो उसके अनुसार विचलन भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो सातों कलर या सातों कलर की किरणें थोड़े-थोड़े अलग कोण तक से विचलित होंगी, मतलब इस अपवर्तन के बाद सातों कलर बिखर जाएँगे, और बस कलर के बिखरने की जो प्रक्रिया होती है उसी को वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। ये ध्यान रखना कि श्वेत प्रकाश में सातों कलर मिक्स्ड होते हैं, इसको हवा से पानी में गिराएँगे, तो हमको अच्छे पता है कि सातों कलर का अपवर्तनांक थोड़ा डिफरेंट होता है, तो उसके अनुसार विचलन भी थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। तो सातों कलर थोड़े-से अलग-अलग कोण पर विचलित होंगे, अलग-अलग कोण पर विचलित होंगे, मतलब अपवर्तन के बाद सातों कलर बिखर जाएँगे, और बस कलर के बिखरने की जो प्रक्रिया होती है उसी को वर्ण विक्षेपण या क्रोमैटिक डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया उसको मैंने बिल्कुल प्रॉपर शब्दों में लिख भी दिया है, तो वीडियो पॉज़ करके इसको तुम नोट भी कर सकते हो, है ना? तो वर्ण विक्षेपण का कांसेप्ट देख लिया, ठीक है? बस ध्यान रखना कि अभी तो मैंने मूर्खों टाइप से बहुत डिटेल में बता दिया ना, लेकिन आगे बस वर्ण विक्षेपण के नाम पे एक ही चीज़ याद रखनी है कि बैंगनी किरण सबसे चंचल होती है, सबसे ज़्यादा मुड़ती है, रेड किरण सबसे आलसी होती है, सबसे कम मुड़ती है, और जो येलो किरण है, वो माध्य किरण होती है, उसका विचलन माध्य होता है। तो बच्चों ने लिख भी दिया है कि वॉयलेट किरण सबसे चंचल और रेड किरण सबसे आलसी, ये देख लीजिए। इसकी थ्योरी मैंने प्रॉपर लिख दी है, वीडियो पॉज़ करके इसको नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, बस अब तो वर्ण विक्षेपण के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक? देखो अभी तो किरण हवा से पानी में, मतलब विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही थी, उसमें वर्ण विक्षेपण देखा। अब चलो देखते हैं कि किरण उल्टा सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तब वर्ण विक्षेपण किस टाइप से होगा वो देखते हैं। और अब गधों टाइप से डिटेल में नहीं देखेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे। ठीक, चलो इस बार मान लेते हैं कि नीचे पानी का माध्यम है जो सघन है, और ऊपर हवा का माध्यम है जो कि विरल है। अब चलो इस बार पानी से हमने श्वेत प्रकाश की किरण भेजी है ना? तो इस बार पानी से श्वेत प्रकाश की किरण भेजी है, और हमको पता है कि श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है उसमें बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं ना, तो पानी से श्वेत प्रकाश की किरण भेजी है। बस तुम आराम से बताओ कि बताए किरण पानी से हवा की ओर जा रही है ना, तो आराम से बताओ कि किरण पानी से हवा की ओर जा रही है, मतलब इस बार किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो तब दूसरा वाला माध्यम विरल है, मतलब इसका अपवर्तनांक n कम है, तो थीटा ज्यादा होगा मतलब किरण अभिलंब की और मुड़ जाएगी, ठीक? ठीक, लेकिन तुमको पता है कि किरण पानी से हवा में जाएगी या सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन हमको पता है कि अभिलंब की ओर मुड़ने में भी जो बैंगनी किरण है वो सबसे ज्यादा चंचल होती है, तो अभिलंब से दूर मुड़ने में भी बैंगनी किरण अभिलंब से दूर सबसे ज्यादा मुड़ेगी।
सॉरी बीच में बोलने में थोड़ी गलती हो गई है, ठीक है? तो हमको पता है कि किरण पानी से हवा मतलब सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगी, तो बताओ अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी ना? तो बस अभिलंब से दूर मुड़ने में जो बैंगनी किरण होती है वो सबसे चंचल होती है, इससे सबसे ज़्यादा दूर मुड़ेगी। रेड किरण सबसे आलसी होती है तो अभिलंब से दूर सबसे कम मुड़ेगी और येलो किरण माध्य होती है मतलब इसका विचलन माध्य होगा। तो बताओ इस बार भी अपवर्तन के बाद ये सारी किरणें फैल गई मतलब इस बार भी वर्ण विक्षेपण होगा। कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं, कई मूर्ख लोग ये बोलते हैं कि तो किरण हवा में जा रही है, हवा में तो सबका अपवर्तनांक 1 ही होता है, फिर कैसे बिखर गई? तो ध्यान रखना इस बार हम अपवर्तनांक की जगह रिलेटिव अपवर्तनांक की बात करेंगे और रिलेटिव अपवर्तनांक N2 by N1 तो N2 1 अपन N1 की जगह N वाटर आएगा, तो डिफरेंट होगा वो समझ सकते हो बेटा। बाकी ध्यान रखना कि हर बार गधोटाई से इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सघन से विरल में जाएगी तो किरण अभिलंब से दूर मुड़ेगी, लेकिन उसमें भी बैंगनी किरण सबसे ज्यादा दूर मुड़ेगी, रेड किरण सबसे कम दूर मुड़ेगी और येलो किरण माध्य होगी। तो इस बार भी वर्ण विक्षेपण होगा, ठीक। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो अब ऐसा करते हैं कि है ना किरण सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही थी ना, तो चलो अब ऐसा करते हैं कि श्वेत प्रकाश का आपतन कोण बढ़ाते हैं, है ना भाई? तो ऐसा करें कि इसका आपतन कोण बढ़ा रहे हैं, आपतन कोण बढ़ाएंगे तो अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा तब किरणें अभिलंब से और दूर मुड़ेंगी। और चलो अब आपतन कोण इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि कुछ कलर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, हो सकता है ना? तो आपतन कोण इतना ज्यादा कर दिया है कि कुछ कलर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, तो तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होगा तो सबसे पहले किसका होगा? बैंगनी किरण का ही, है ना? तुम बताओ कि बैंगनी किरण अभिलंब से सबसे ज्यादा दूर मुड़ रही थी, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होना है तो सबसे पहले किसका होगा? बैंगनी किरण का होगा। फिर अगर आपतन कोण थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ा दें तो फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसका होगा? बैंगनी के बाद नीले कलर की किरण का। फिर आपतन कोण थोड़ा सा और बढ़ाएं तो फिर आसमानी कलर का, ठीक है? फिर हरे कलर का, फिर पीला, नारंगी और रेड कलर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे लास्ट में होगा। ये तो हम बोल सकते हैं कि बैंगनी किरण अभिलंब से सबसे ज्यादा दूर मुड़ेगी, तो अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होना है तो बैंगनी का सबसे पहले होगा, फिर आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और रेड किरण सबसे आलसी होती है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन सबसे लास्ट में होगा, ठीक है? तो ये वाली भी चीज बोल सकते हैं। एक और छोटी चीज बोल सकते हैं, है ना? एक और छोटी चीज बोल सकते हैं कि जो कलर अपवर्तित होंगे वो तो बिखरेंगे, लेकिन जो कलर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होंगे वो बिखरेंगे नहीं। तुम बताओ कि जो कलर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हुए वो तो परावर्तन के नियम का पालन करेंगे, मतलब अभिलंब से जितने कोण पर आएंगे उतने ही कोण पर परावर्तित हो जाएंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना कि जो कलर अपवर्तित हुए वो तो बिखरते हैं, लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तित जो कलर हुए वो बिखरते नहीं है। तो ये हमने सघन से विरल माध्यम वाला केस भी देख लिया। तो जो शुरू में बोला था वो बिल्कुल सही बोला था कि बैंगनी किरण सबसे चंचल होती है, सबसे ज्यादा मुड़ती है। अभिलंब की ओर मुड़ना है तब भी बैंगनी सबसे ज्यादा मुड़ेगी, अभिलंब से दूर भागना है तब भी बैंगनी सबसे ज्यादा दूर भागेगी, और अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होना है तो बैंगनी का सबसे पहले होगा और रेड आलसी होती है उसका सबसे लास्ट में होगा। तो इजीली इसको कर सकते हो। अब चलो इसका एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, ये शायद जेईई 2004 में पूछा गया था, ठीक? ध्यान से देख लेना। तो देखो हमको दे रखा है कि नीचे पानी का माध्यम है और ऊपर हवा का माध्यम है। अब पानी से हमने श्वेत प्रकाश की किरण भेजी है जिसमें बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड है। बस किरण पानी से हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएगी ना, और सारे कलर विक्षेपित भी हो जाएंगे, बिखर भी जाएंगे, ठीक है? और हमको दे रखा है कि इन सातों कलर में से जो येलो कलर की किरण है वो सतह के बिल्कुल समानांतर जा रही है। ये हमको दे रखा है कि सातों कलर में जो येलो कलर की किरण है वो सतह के बिल्कुल समानांतर जा रही है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तित होने से बाल बाल बच गई। तो बस हमको देखना है कि अब सातों कलर में से कौन कौन से कलर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होंगे और कौन से कलर नॉर्मल टाइप से अपवर्तित होंगे वो देखना है। ठीक है? तो 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताओ। चलो मैं बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। नहीं, कई लोगों ने शायद बता दिया होगा, ठीक है? तो देख लेना। तो ये हमने पानी से श्वेत प्रकाश की किरण भेजी है जिसमें सातों कलर मिक्स्ड है। ये किरण पानी से हवा में जा रही है तो अभिलंब से दूर मुड़ेगी, है ना? और सातों कलर थोड़े से अलग-अलग कोण पर मुड़ेंगे। तो हमको दे रखा है कि इसमें येलो कलर की जो किरण है ना? इसमें येलो कलर की जो किरण है सतह के बिल्कुल समानांतर जा रही है। तो कौन-कौन से कलर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होंगे और कौन से नॉर्मल टाइप से अपवर्तित होंगे वो देखना है। बस तुम आराम से बताओ। ये तुम आराम से बताओ कि जिन कलर का अपवर्तनांक येलो से ज्यादा है ना? ज्यादा गहराई में सोचने की जरूरत नहीं है।
है ना, हमको प्रैक्टिकली पता है कि जिन कलर का अपवर्तनांक येलो से ज्यादा है, वो कलर येलो से भी ज्यादा मुड़ेंगे और येलो से ज्यादा मुड़ने के चक्कर में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएंगे। और जिन-जिन कलर का अपवर्तनांक येलो से कम है, वो कम मुड़ेंगे तो फिर नॉर्मल टाइप से अपवर्तित होंगे। ये तो बस कर लेते हैं। तो हमको पता है कि जिन कलर का अपवर्तनांक येलो से ज्यादा है ना? बताओ येलो से ज्यादा अपवर्तनांक किसका है? अ, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, है ना? ये जो 4 कलर है ना वही? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, इन 4 कलर का अपवर्तनांक येलो से ज़्यादा है, तो ये येलो से ज़्यादा मुड़ेंगे और ज़्यादा मुड़ने के चक्कर में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएँगे। तो लिख देता हूँ, बैंगनी मतलब वॉयलेट, ब्लू, इंडिगो और ग्रीन। तो हम बोल सकते हैं कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, इन 4 कलर का अपवर्तनांक येलो से ज़्यादा है, तो ये येलो से भी ज़्यादा मुड़ेंगे और ज़्यादा मुड़ने के चक्कर में ये चारों कलर पूर्ण आंतरिक परावर्तित मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेड हो जाएँगे, ठीक है? और बताओ जिनका अपवर्तनांक येलो से कम है, बताओ येलो से कम अपवर्तनांक किसका है? ऑरेंज और रेड का। बना देता हूँ, ऑरेंज और ये महा आलसी रेड। है तो बस बोल सकते हैं कि जिन कलर का अपवर्तनांक येलो से कम है किसका? रेड और ऑरेंज का। इन दोनों कलर का अपवर्तनांक येलो से कम है, तो ये येलो से कम उड़ेंगे और येलो से कम उड़ेंगे मतलब ये ऐसे पारगमित होंगे मतलब अपवर्तित होंगे। और उसमें ही बताओ उसमें भी ऑरेंज का अपवर्तनांक थोड़ा ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा मुड़ेगा और रेड का अपवर्तनांक सबसे कम है तो सबसे कम मुड़ेगा। बस पक्का बोल सकते हैं कि जिन कलर का अपवर्तनांक येलो से ज्यादा है जैसे फिर से बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, ये सब किरण तो पूर्णांतरिक परावर्तित होंगे और जिनका अपवर्तनांक येलो से कम है जैसे ऑरेंज और रेड, इनका अपवर्तनांक येलो से कम है तो येलो से कम उड़ेंगे मतलब अपवर्तित होंगे, ठीक। एक और चीज बोल सकते हैं कि बता जो कलर पूर्णांतरिक परावर्तित हुए वो कलर तो बिखरेंगे नहीं। बता जो कलर पूर्णांतरिक परावर्तित हुए तो परावर्तन के नियम का पालन करेंगे। ठीक है, मतलब अभिलंब से ऐसे 50 डिग्री कोण पर आ रहे हैं तो 50 डिग्री पर परावर्तित होंगे। इससे जो कलर पूर्णांतरिक परावर्तित होंगे वो तो नहीं बिखरेंगे, लेकिन जो जो कलर अपवर्तित हुए वो बिखरेंगे। है ना? तो ध्यान रखना कि इस प्रोसेस के बाद किरणों की 4 बीम होगी। ये बीम रेड होगी, ये ऑरेंज, ये येलो और ये जो चौथी बीम होगी उसमें बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा चारों का मिक्सचर होगा। ठीक? हाँ बच्चों, वर्ण विक्षेपण का एक और क्वेश्चन लेते हैं। इसको ध्यान से देखना। ये देखो इस बार हमको दे रखा है कि कांच का कोई ऐसा त्रिभुजाकार प्रिज्म है। ठीक है? तो कांच का कोई ऐसा त्रिभुजाकार प्रिज्म है और ऑब्वियसली बाहर का माध्यम हवा है, ठीक है। तो देखो हवा से हमने प्रकाश की कोई किरण भेजी है और इस बार ये जो किरण है उसमें 4 कलर मिक्स्ड हैं। एक तो रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। तो जो मिक्स किरण भेजी है उसमें प्रकाश की ये 4 कलर मिक्स्ड हैं। अब देखो इस किरण को सतह के अभिलंबत आपतित किया है। तो अभिलंबत आपतित करेंगे तो किरण अभिलंबत ही प्रवेश कर जाएगी मतलब पहले प्रोसेस में बिना मुड़े सीधी की सीधी प्रवेश करेगी, ठीक है। उसके बाद अब ये किरण कांच से हवा की ओर जा रही है तो चारों कलर में से 2 कलर तो पारगमित हो गए मतलब अपवर्तित हो गए और बचे हुए 2 कलर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो रहे हैं। फिर ये जो 2 कलर हैं वो वापस इस सतह पे पहुंच रहे हैं तो वापस उसमें से एक कलर पारगमित हो रहा है मतलब अपवर्तित हो रहा है और एक कलर वापस पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो रहा है, ठीक है। तो बस हमको देखना है कि है ना इस किरण को किरण 1, इसको 2, इसको किरण 3 और इसको किरण 4। तो हमको देखना है कि किरण 1 जो होगी वो कौन से कलर की होगी, किरण 2 कौन से कलर की होगी, किरण 3 कौन से कलर की होगी और किरण 4 कौन से कलर की होगी, वो हमको मैच करना है। 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज़ करके आंसर बताओ। चलो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम्हें जो भी सिंसियर होगा उसने इसको कर लिया होगा, है ना? इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है? तो एक कांच का प्रिज्म है, इधर से मिक्स किरण भेजी है जिसमें रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू ऐसे चारों कलर मिक्स्ड है ना। अभिलंबत भेजी है तो किरण अभिलंबत ही प्रवेश कर जाएगी। अब ये किरण कांच से हवा की ओर जा रही है मतलब सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है। तो उसमें 2 कलर तो पारगमित हुए और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो गए। बस कौन से कलर पारगमित होंगे वो देखना है। बस तुम बताओ कि इनमें से जिन 2 कलर का अपवर्तनांक कम होगा वो कम उड़ेंगे मतलब नॉर्मल टाइप से अपवर्तित होंगे। तो बताओ इनमें से रेड और येलो,
इनका अपवर्तनांक रिलेटिवली कम होता है और ग्रीन ब्लू इनका अपवर्तनांक रिलेटिवली ज्यादा होता है ना, तो तुम बताओ कि इनमें से रेड और येलो इनका अपवर्तनांक रिलेटिवली कम होता है, तो ये रिलेटिवली कम मुड़ेंगे, और कम मुड़ेंगे मतलब ये दोनों पारगमित होंगे, ठीक है ना। और उसमें से ही बताओ रेड किरण ये सबसे आलसी होती है, सबसे कम मुड़ेगी, मतलब किरण नंबर 1 रेड होगी। येलो का अपवर्तनांक थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब रेड की तुलना में अभिलंब से दूर थोड़ा ज्यादा मुड़ेगा, इससे किरण 2 जो होगी वो येलो की होगी। और तुम बताओ कि इसमें ग्रीन और ब्लू इनका अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो विचलन ज्यादा होगा, ज्यादा मुड़ने के चक्कर में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएंगे। तो कौन से ग्रीन और ब्लू इनका अपवर्तनांक ज्यादा होता है तो ये ज्यादा विचलन के चक्कर में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएंगे। अब बताओ, अब जो किरण बची उसमें ग्रीन और ब्लू दो ही कलर हैं। अब वापस किरण कांच से हवा मतलब सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है तो उसमें एक किरण तो पारगमित हो रही है और दूसरी परावर्तित हो रही है, बस अब इन दोनों में कंपटीशन है। तो तुम बताओ कि ग्रीन और ब्लू, इसमें ग्रीन का अपवर्तनांक रिलेटिवली कम होता है ना, तो इन दोनों में से ग्रीन का अपवर्तनांक रिलेटिवली कम होता है। अपवर्तनांक कम होगा तो ग्रीन किरण कम मुड़ेगी, मतलब नॉर्मल टाइप से पारगमित होगी, तो ये किरण नंबर 4 ग्रीन होगी, ठीक है। और बताओ इसमें ब्लू है ना, ब्लू का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, ब्लू का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है तो ब्लू सबसे ज्यादा विचलित होगी, और सबसे ज्यादा विचलित होने के चक्कर में पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगी, तो किरण नंबर 3 कौन सी होगी, ब्लू ये होगी, ठीक। बस अब हम मैच कर सकते हैं, बताओ किरण नंबर 1 सबसे आलसी रेड, किरण नंबर 2 येलो, किरण नंबर 3 ग्रीन, और किरण नंबर 4 ब्लू कलर की किरण होगी। इस टाइप से इसको इजीली कर सकते हैं। हाँ बच्चों, इसका एक और कैलकुलेशन का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये एम्स के पेपर में पूछा गया था और काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बच्चे नहीं कर पाए थे। ये क्वेश्चन पहले देख लेना तो इसमें हमको दे रखा है कि कांच का कोई ऐसा त्रिभुजाकार प्रिज्म है ना, कांच का कोई समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म है और सम द्विबाहु भी है। ये मतलब ये कोण 90, ये कोण 45, तो ऑब्वियसली ये कोण भी 45 होगा, जैसा समकोण सम द्विबाहु प्रिज्म है जिसमें ये कोण 45 45 और ये 90 है, ठीक है। अब देखो ये जो कांच है, इस कांच के अंदर हर कलर का अपवर्तनांक थोड़ा सा भिन्न होगा ना, तो इस कांच के अंदर रेड का अपवर्तनांक 1.39 दे रखा है, इस कांच के अंदर येलो का अपवर्तनांक थोड़ा ज्यादा होगा 1.44, और इस कांच के अंदर वॉयलेट का अपवर्तनांक थोड़ा और ज्यादा है 1.47 है ना। अब देखो, अब इधर से हमने प्रकाश की कोई किरण भेजी है, और ये जो किरण है उसमें रेड, येलो और वॉयलेट ये 3 कलर मिक्स्ड है। तो ध्यान रखना, इधर से कोई प्रकाश की किरण भेजी है जिसमें रेड, येलो और वॉयलेट तीनों कलर मिक्स्ड हैं, और इस किरण को इस सतह के अभिलंबवत आपतित किया है। तो बस अभिलंबवत आपतित करेंगे तो अभिलंबवत ही प्रवेश कर जाएगी, और उसके बाद कुछ भाग अपवर्तित होगा और कुछ भाग परावर्तित होगा, है ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगा। तो बस हमको पूछा है, फिर हमको पूछा है कि इस प्रोसेस के बाद कौन सा कलर बाकी अन्य दो कलर से अलग हो जाएगा, ये पूछा है। डराने के लिए खतरनाक चीज पूछी है। ये जो किरण इस दूसरी सतह पर पहुंचेगी उसके बाद कौन सा एक कलर बाकी अन्य दो कलर से जुदा हो जाएगा वो देखना है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमको देखना है कि किस कलर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वो देखना है। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमको दे रखा है कि त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसमें कोण 90 है, 45 और ये भी 45। इस कांच के अंदर प्रत्येक का अपवर्तनांक दे रखा है ना। अब इधर से प्रकाश की किरण को अभिलंबित भेजा है जिसमें रेड, येलो और वॉयलेट तीनों कलर मिक्स्ड है। बस कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि किरण को कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि किरण को अभिलंबित भेजा है तो अभिलंबित ही प्रवेश कर जाएगी, मतलब पहले प्रोसेस में तो बिना मुड़े सीधी की सीधी चली आएगी। लेकिन तुम बताओ कि अब एक किरण कहां से कहां जा रही है, कांच से हवा की ओर जा रही है ना। तो अब एक किरण कांच से हवा की ओर जा रही है, मतलब सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो बताओ पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना होगी ना, और हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना भी है। ये तो हमको अच्छे पता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इस किरण का अभिलंब के साथ जो आपतन कोण है वो IC से ज्यादा होना चाहिए। इस किरण का अभिलंब के साथ आपतन कोण कितना होगा वो देख सकते हैं। पहले इस त्रिभुज को पकड़ते हैं। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, उसमें से 90 चला गया, ये 45 चला गया, तो ये कोण कितना बचेगा, 45। अब बताओ इस किरण का सतह के साथ कोण 45 है, तो अभिलंब के साथ कोण कितना होगा, 90 - 45 मतलब
45 डिग्री, तो बस हम बोल सकते हैं कि इस किरण का अभिलंब के साथ आपतन कोण 45 डिग्री होगा, ठीक है। तो बस अब ये किरण सघन से विरल माध्यम जा रही है, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की संभावना है ना, और हमको पूर्ण आंतरिक परावर्तन करवाना भी है। किस कलर का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वो देखना है। बस हम क्लियरली बोल सकते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इस किरण का अभिलंब के साथ जो आपतन कोण है वो IC से ज्यादा होना चाहिए। बस बताओ इस किरण का, है ना, बताओ इस किरण का अभिलंब के साथ आपतन कोण कितना है? 45। दैट शुड बी ग्रेटर देन IC। और तुमको पता होगा कि IC तो कितना होता है? साइन इनवर्स n कम अपन n ज्यादा। तो साइन इनवर्स n कम तो हवा का अपवर्तनांक 1 अपन n ज्यादा कांच का अपवर्तनांक n। बस इतना सा करेंगे। तो बस इस किरण का अभिलंब के साथ आपतन कोण 45 है, और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए इस किरण का अभिलंब के साथ आपतन कोण 45 हो, IC से ज्यादा होना चाहिए, जहाँ IC साइन इनवर्स n कम अपन n ज्यादा। तो साइन इनवर्स n कम तो हवा का अपवर्तनांक 1 अपन n ज्यादा कांच का अपवर्तनांक n। आगे सॉल्व कर सकते हैं। साइन इनवर्स को इधर ट्रांसफर करेंगे तो साइन 45 शुड बी ग्रेटर देन 1 बाय n। साइन 45 कितना होता है? 1 बाय रूट 2 ग्रेटर देन 1 बाय n। n को इधर और रूट 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो n ग्रेटर देन रूट 2, मतलब n ग्रेटर देन रूट 2 को क्या लिख सकते हैं? 1.414 ये लिख सकते हैं। तो बस हम बोल सकते हैं, है ना, हम बोल सकते हैं कि इस माध्यम के लिए जिस कलर का अपवर्तनांक 1.414 से ज्यादा होगा वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाएगा। बुद्धि से तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैथमेटिक्स ने अपने आप बता दिया। तो बस हम बोल सकते हैं कि इस कांच के लिए, है ना, इस कांच के लिए जिस कलर का अपवर्तनांक 1.414 से ज्यादा है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगा। तो बताओ, ये बताए जो वॉयलेट है, जो वॉयलेट है उसका अपवर्तनांक भी 1.414 से ज्यादा है, तो जो वॉयलेट है वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगा। उसके बाद ये जो येलो है इसका अपवर्तनांक भी 1.414 से ज्यादा है, तो ये येलो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तित होगा। लेकिन बता जो रेड है इसका अपवर्तनांक 1.39 है ना, तो रेड जो है उसका अपवर्तनांक 1.414 से भी कम है, तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित नहीं होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तित नहीं होगा मतलब जो रेड है वो नॉर्मल टाइप से अपवर्तित होगा, है ना। तो बस बोल सकते हैं कि रेड का अपवर्तनांक 1.414 से ज्यादा नहीं, कम है तो रेड तो नॉर्मल टाइप से अपवर्तित होगा, और येलो और वॉयलेट इनका अपवर्तनांक 1.414 से ज्यादा है तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तित होंगे। तो बस हमको अच्छे पता है कि येलो और वॉयलेट ये दोनों पूर्ण आंतरिक परावर्तित होंगे, तो ये तो परावर्तन के नियम का पालन करेंगे, मतलब अभिलंब से 45 डिग्री कोण पे आ रहे हैं तो 45 डिग्री कोण पर ही जाएंगे। तो ये दोनों कलर तो साथ साथ एक ही लाइन में जाएंगे, लेकिन बेचारा रेड जो कलर है वो वो अपवर्तित होगा, इधर की ओर जाएगा। बस बोल सकते हैं कि कौन सा कलर बाकी दो कलर से जुदा हो जाएगा? ये जो रेड कलर है वो बाकी दो कलर से अलग हो जाएगा, तो आंसर होगा रेड कलर। फिर इस टाइप की चीजें हैं तब भी तुमसे होना चाहिए। हाँ बच्चों, इसका एक और एग्जाम्पल करते हैं, कुछ कैलकुलेशन पे बेस भी पूछे जाते हैं, ध्यान से देख लेना। तो इसमें हमको दे रखा है कोई कागज है और उस पर 3 अक्षर बना रखे हैं। पहला अक्षर रेड कलर का है, दूसरा अक्षर ग्रीन कलर का और तीसरा अक्षर बैंगनी मतलब वॉयलेट कलर का है। अब हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर कोई पेपर वेट रख देते हैं, मतलब कांच की कोई सिल्ली रख देते हैं, है ना। तो इस कागज के ऊपर हम कांच की कोई सिल्ली रख देते हैं जिसकी मोटाई h है, और ऑब्वियसली बाहर ऊपर का तो माध्यम हवा ही होगा ना, और कोई दर्शक ऊपर से देख रहा है, मतलब हवा से देख रहा है। तो तुम सभी को पता होगा कि कांच की स्लैब रख दें, जैसे सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखता है वैसे ये सारे अक्षर भी ऊपर उठे हुए दिखेंगे थोड़े से। तो हमको देखना है कि कोई दर्शक ऊपर से देखे तो उसमें से कौन सा अक्षर सबसे ज्यादा गहराई पर प्रतीत होगा और कौन सा अक्षर सबसे कम गहराई पर प्रतीत होगा, वो हमको देखना है ना। कर सकते हैं ना। तो तुम आराम से बताओ, ये तुम आराम से बताओ कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है ना, बना, ये तुम आराम से बताओ कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट से किरणें, ये क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है तो ऑब्जेक्ट से ऐसी किरणें निकलेंगी, और हमको पता है कि ऑब्जेक्ट की किरणें समतल सतह से अपवर्तित होंगी। बस किरणें कांच से हवा की ओर जा रही हैं तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएंगी, पढ़ा होगा कि किरणें कांच से हवा में जा रही हैं तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएंगी। तो कोई दर्शक ऊपर से देखे तो ये किरणें कहीं मिलेंगी तो नहीं, लेकिन कोई दर्शक यहाँ से देखे तो किरणें इधर कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो उसकी इमेज यहाँ कहीं बनेगी रे। बस हमको देखना है कि ऑब्जेक्ट की गहराई h है तो इमेज की गहराई कितनी होगी वो देखना है। ये तुमने ऑप्टिक्स में अपवर्तन के टाइम पे पढ़ा होगा
कि कभी भी कोई सिक्का पानी में रखा हो, तो सिक्के की वास्तविक गहराई h हो, तो आभासी गहराई कितनी होती है? h अपन म्यू ये होती है ना? या तुम चाहो तो कर भी सकते हो इसको, है ना? बेसिक से कर भी सकते हो। तो ये तुमने पढ़ा होगा कि कभी भी समतल सतह से अपवर्तन हो, तो इमेज की आभासी गहराई कितनी होती है? ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई ऊपर n रिलेटिव, है ना? पढ़ा होगा। कि कभी भी ऐसे समतल सतह से अपवर्तन हो तो इमेज की आभासी गहराई कितनी होती है? ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई upon n रिलेटिव, जहाँ n रिलेटिव n स्लैब upon n मीडियम। तो n स्लैब तो इस कांच का अपवर्तनांक n upon n मीडियम हवा का अपवर्तनांक 1, तो n रिलेटिव कितना हो गया? n हो गया। बस हम पक्का बोल सकते हैं कि बताओ इन अक्षरों की या ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई h है, तो ऊपर से देखने पर इनकी इमेज की आभासी गहराई कितनी प्रतीत होगी? h by n, जहाँ n उस माध्यम में इन कलर का अपवर्तनांक। ये बस हमको अच्छे पता है। ये हमको अच्छे पता है कि रेड ये क्या हो रहा है? हमको अच्छे पता है कि रेड, ग्रीन और वॉयलेट, है ना? इन तीनों कलर का रेड, ग्रीन और वॉयलेट, इन तीनों कलर का अपवर्तनांक थोड़ा-सा डिफरेंट होता है ना, तो इमेज की आभासी गहराई भी थोड़ी डिफरेंट होगी। तो बताओ इन तीनों में से जो रेड है, वो सबसे रेड किरण सबसे आलसी होती है, मतलब इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। बताओ n सबसे कम होगा, हर सबसे कम होगा तो ये पूरी चीज़ ज़्यादा होगी, मतलब इसकी इमेज की आभासी गहराई सबसे ज़्यादा। कह सकते हैं ना? तो इन तीनों में से जो रेड है, उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। n सबसे कम होगा, तो हर सबसे कम होगा तो इसकी आभासी गहराई सबसे ज़्यादा होगी। इसलिए जो रेड की जो इमेज है वो सबसे ज़्यादा गहराई पर प्रतीत होगी। रेड अक्षर सबसे ज़्यादा गहराई पर प्रतीत होगा। ऐसे ही ग्रीन उसके बाद में होगा, और जो वॉयलेट है, वॉयलेट का तो अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। अपवर्तनांक n सबसे ज़्यादा होता है तो आभासी गहराई सबसे कम होगी। मतलब रेड अक्षर की जो इमेज है वो सबसे कम गहराई पर प्रतीत होगी। तो बस आंसर ये होगा कि कौन-सा अक्षर सबसे ज़्यादा गहराई पर प्रतीत होगा? रेड अक्षर। और कौन-सा अक्षर सबसे कम गहराई पर प्रतीत होगा? वॉयलेट जो अक्षर है वो सबसे कम गहराई पर प्रतीत होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए तो तुम कर सकते हो। तो इसमें मैंने ये फॉर्मूला लगाया ना कि इमेज की आभासी गहराई बराबर ऑब्जेक्ट की वास्तविक गहराई ऊपर n रिलेटिव। अगर इसमें तुमको कोई डर लगता हो तो चाहो तो समतल सतह से अपवर्तन का बेसिक फॉर्मूला n2 by v इक्वल टू n1 by u लगाओगे तब भी वही आंसर आएगा। एक दो शब्द ज्यादा लिखने पड़ेंगे। हाँ बच्चों, तो अभी हमने समतल सतह के अभी हमने समतल सतह से अपवर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया। अब हम प्रिज्म के कारण वर्ण विक्षेपण देखते हैं। बताओ अपवर्तन के 3 केस लिए थे ना? समतल सतह से अपवर्तन, प्रिज्म से अपवर्तन और तीसरा लेंस से अपवर्तन। तो तीनों अपवर्तन के दौरान वर्ण विक्षेपण होता है। वही समतल सतह समतल सतह से अपवर्तन के कारण जो वर्ण विक्षेपण है उसको हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि प्रिज्म के कारण वर्ण विक्षेपण कितना होता है वो देखते हैं। और देखो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही समझ जाएगा, है ना? हमने पहले ही पढ़ा था कि प्रिज्म के कारण विचलन बहुत ज्यादा होता है ना? बाकी ऐसे छोटे-मोटे नमूने के कारण तो कम होता है, लेकिन प्रिज्म के कारण विचलन बहुत ज्यादा होता है। तो प्रिज्म के कारण विचलन बहुत ज्यादा होगा तो समानुपाती रूप से विक्षेपण भी बहुत ज्यादा होगा। मतलब प्रिज्म के कारण वर्ण विक्षेपण इतना ज्यादा होता है कि सातों कलर बिखरते हुए क्लियरली दिखते हैं। इसलिए वर्ण विक्षेपण प्रैक्टिकली प्रिज्म के कारण ही मीनिंगफुल है। ठीक है? तो ध्यान रखना कि वैसे तो हम समतल सतह से अपवर्तन और लेंस से अपवर्तन के कारण भी वर्ण विक्षेपण पढ़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि और समतल सतह और लेंस के कारण वर्ण विक्षेपण होता तो है, लेकिन बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि हमको प्रैक्टिकली दिखता ही नहीं है। लेकिन प्रिज्म के कारण वर्ण विक्षेपण बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि हमको सातों कलर क्लियरली बिखरते हुए दिखते हैं, जिसको कलर का स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इससे ध्यान रखना कि वर्ण विक्षेपण मूर्खों टाइप से हर किसी में पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्ण विक्षेपण प्रैक्टिकली मीनिंगफुल केवल प्रिज्म के कारण ही होता है। प्रिज्म के कारण वर्ण विक्षेपण काफी ज्यादा होता है जो हमको क्लियरली दिखता है ना? इसलिए वर्ण विक्षेपण में ज्यादातर क्वेश्चन प्रिज्म पे बेस्ड ही आते हैं। तो वही देखते हैं कि प्रिज्म से अगर अपवर्तन हो तो उस दौरान वर्ण विक्षेपण किस टाइप का होगा वो देखते हैं। तो ध्यान से देखना। तो देखो इस बार मान लेते हैं कि पारदर्शक कांच का बना कोई ऐसा त्रिभुजाकार प्रिज्म है ना? तो मान लेते हैं कि ठोस कांच का बना कोई ऐसा त्रिभुजाकार प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण ए है और हवा में रखा है। ये तो प्रिज्म का नॉर्मल केस दे रहे हैं कि
पारदर्शक कांच का बना कोई त्रिभुजाकार प्रिज्म है, जिसका प्रिज्म कोण ए और ए हवा में रखा है, ठीक। अब देखो, प्रिज्म के हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें तो हम एक वाणी प्रकाश की किरण गिराते थे, इससे कलर बिखरते नहीं थे ना। लेकिन इस बार ऐसा करते हैं कि हवा से हम श्वेत प्रकाश की किरण गिराते हैं, है ना इस बार। तो इस बार हवा से श्वेत प्रकाश की किरण गिराते हैं, जिसमें बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड हैं। तो यहाँ से हम श्वेत प्रकाश की किरण गिराते हैं। बस तुम आराम से बताओ कि सबसे पहले प्रकाश की किरण हवा से कांच में जा रही है, मतलब विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। सॉरी, ये तुम बोल सकते हैं कि किरण हवा से कांच में जा रही है, विरल से सघन माध्यम की ओर जा रही है, तो बताओ इस अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। लेकिन हमको पता है कि श्वेत प्रकाश की किरण है जिसमें सातों कलर मिक्स्ड हैं, सातों कलर का अपवर्तनांक डिफरेंट होता है, तो विचलन भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो हमको पता है कि किरण हवा से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर तो मुड़ जाएगी, लेकिन सातों कलर में से जो बैंगनी किरण है उसका तरंग अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, इसलिए अभिलंब की और मुड़ने में भी बैंगनी किरण सबसे ज्यादा मुड़ेगी। ये तो हमको पता है कि हवा से कांच में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, लेकिन उनमें से जो बैंगनी कलर की जो किरण है वो अभिलंब क्या हो रहा है, इसमें बैंगनी कलर की जो किरण है वो अभिलंब की ओर सबसे ज्यादा मुड़ेगी। येलो कलर की किरण माध्य मुड़ेगी और रेड कलर की किरण तो सबसे आलसी होती है, सबसे कम मुड़ेगी, ठीक। मतलब पहले अपवर्तन के दौरान थोड़ा सा वर्ण विक्षेपण हुआ, मतलब कलर थोड़े से बिखर गए, ठीक। अब बताओ, अब ये प्रकाश की किरणें कांच से हवा की ओर जा रही है, मतलब सघन से विरल माध्यम की ओर जा रही है, तो अभिलंब से दूर मुड़ जाएंगी। लेकिन हमको पता है कि अभिलंब से दूर मुड़ने की बारी है, तब भी जो बैंगनी किरण है वो सबसे चंचल होती है, वो अभिलंब से दूर भी सबसे ज्यादा मुड़ेगी। येलो किरण माध्य विचलित होगी और रेड किरण सबसे आलसी होती है, तो ये सबसे कम मुड़ेगी, ठीक है। बस तुम बताओ कि ये तुम बताओ कि पहले अपवर्तन के कारण एक बार वर्ण विक्षेपण हुआ और दूसरे अपवर्तन के कारण एक बार और वर्ण विक्षेपण हुआ, तो इससे हम बोल सकते हैं कि प्रिज्म के कारण किरण का विचलन बहुत ज्यादा होता है, तो समानुपाती रूप से वर्ण विक्षेपण भी काफी ज्यादा होगा। दिख रहा है ना कि पहले अपवर्तन के बाद कलर थोड़े से बिखरे थे और दूसरे अपवर्तन के कारण और ज्यादा बिखर गए ना। तो प्रिज्म के कारण विचलन बहुत ज्यादा होता है, तो समानुपाती रूप से विक्षेपण भी बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा विक्षेपण होगा कि सातों कलर हमको क्लियरली बिखरे हुए दिखेंगे, ठीक है। अब देखो, सातों कलर बिखर तो जाते हैं, लेकिन हम बोल सकते हैं कि रेड का विचलन सबसे कम होता है। इससे सातों कलर का जो स्पेक्ट्रम है उसमें रेड सबसे ऊपर होगा, है ना। उसके बाद ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, इंडिगो, लास्ट वॉयलेट कलर सबसे नीचे होगा। तो ध्यान रखना, है ना, कि रेड का विचलन सबसे कम होता है। इस स्पेक्ट्रम में रेड कलर तुमको सबसे ऊपर दिखेगा, फिर मध्य येलो और फिर वॉयलेट सबसे नीचे दिखेगा। तो ये सारा देख लिया, है ना। और हमको पता चल गया कि प्रिज्म के कारण विचलन बहुत ज्यादा होता है, तो समानुपाती रूप से विक्षेपण भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अब चलो एक बार हर एक कलर का परिणामी विचलन देख लेते हैं। प्लीज बस तुम बताओ कि शुरुआत में हमने किरण ऐसी भेजी थी ना, तो था किरण ऐसे आ रही थी, मतलब ऐसे जाना चाह रही थी, लेकिन अंत में मुड़ करके किरण ऐसी चली गई, तो किरण का परिणामी विचलन इतना हो गया। ये तो बस साफ-साफ बोल सकते हैं कि किरण ऐसी आ रही थी और अंत में ऐसी चली गई, मतलब प्रारंभिक दिशा की तुलना में किरण कुल मिलाकर के इतना मुड़ गई है ना, तो ये किरण का विचलन होगा। तो हम सभी को पता है कि रेड किरण सबसे आलसी होती है, रेड का विचलन सबसे कम होता है और रेड का जो विचलन होता है उसको डेल्टा रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। बैंगनी किरण सबसे चंचल होती है, तो बैंगनी या वॉयलेट का विचलन सबसे ज्यादा होगा और वॉयलेट के विचलन को डेल्टा वॉयलेट बोलते हैं। और येलो किरण माध्य होती है, तो इसका विचलन माध्य होगा। तो येलो का जो विचलन होता है उसको डेल्टा येलो बोलते हैं, ठीक है ना। तो रेड का विचलन सबसे कम, वॉयलेट का सबसे ज्यादा और येलो का विचलन माध्य होता है। ये सब देख लिया बस। अब ध्यान रखना कि अब इसमें कुछ टर्म्स डिफाइंड होती हैं। एक तो माध्य विचलन, एक कोणीय विक्षेपण, एक विक्षेपण क्षमता। इन सब के बारे में देख लेते हैं। पहले माध्य विचलन के बारे में देखते हैं। ये तो नाम से ही क्लियर है कि माध्य विचलन मतलब माध्य कलर या येलो कलर का जो विचलन होता है उसको माध्य विचलन बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना। आगे ध्यान रख, ये क्या हो रहा है? हाँ, आगे ध्यान रखना कि माध्य विचलन मतलब माध्य कलर या येलो कलर का जो विचलन होता है उसको माध्य विचलन बोलते हैं। तो उसको डेल्टा येलो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है? उसके बाद अगली टर्म आती है कोणीय विक्षेपण।
ये तो नाम से ही क्लियर है कि सारे कलर जितने कोण में फैले होंगे, है ना? बोल सकते हैं कि सारे बिखरे हुए कलर जितने कोण में फैले होंगे उसको कोणीय विक्षेपण बोलेंगे रे। जैसे मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि रेड का विचलन जैसे 50 डिग्री हुआ और बैंगनी का विचलन 53 डिग्री हुआ, है ना? मान लेते हैं कि रेड का विचलन 50 डिग्री और बैंगनी का विचलन 53 डिग्री हुआ, तो बताओ सारे बिखरे हुए कलर कितने कोण में फैले होंगे? 3 डिग्री कोण में फैले होंगे। तो बस सारे बिखरे हुए कलर जितने कोण में फैले होते हैं उसको कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। ये तो ध्यान रखना है तो कि सारे बिखरे हुए कलर जितने कोण में फैले होते हैं उसको कोणीय बनाया था। सारे बिखरे हुए कलर जितने कोण में फैले होते हैं उसको कोणीय विक्षेपण बोलते हैं या इसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि बैंगनी का विचलन सॉरी हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सारे बिखरे हुए कलर रेड से वॉयलेट के बीच होंगे ना, इससे कोणीय विक्षेपण भी कितना होगा बताओ? डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड, है ना? अभी बताया था मैंने, अभी बताया था। जैसे रेड का विचलन 50 डिग्री हुआ, वॉयलेट का विचलन 53 डिग्री हुआ, तो सारे कलर कितने कोण में फैले होंगे? 3 डिग्री कोण में फैले होंगे ना? जैसे यहाँ भी वही कि वॉयलेट का विचलन सबसे ज्यादा होता है डेल्टा वॉयलेट, रेड का विचलन सबसे कम होता है डेल्टा रेड। तो बताओ सारे कलर कितने कोण में फैले होंगे? डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। तो कोणीय विक्षेपण डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड होता है। चिंता मत करना, जो जो बता रहा हूँ वो मैंने यहाँ लिख भी रखा है। है तो बस माध्य विचलन तो येलो का विचलन डेल्टा येलो और सारे बिखरे हुए कलर जितने कोण में फैले होते हैं उसको कोणीय विक्षेपण थीटा बोलते हैं। तो डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड हो गया रे। अब देखो तुम फीलिंग से सोच सकते हो कि जो विक्षेपण होगा वो विचलन के समानुपाती होगा। ये तुम खुद बताओ कि अगर विचलन ज्यादा हो ना, फीलिंग से बताओ कि अगर विचलन ज्यादा हो तो वॉयलेट का भी विचलन ज्यादा होगा, रेड का विचलन भी ज्यादा होगा, तो इन दोनों का अंतर भी ज्यादा होगा, मतलब विक्षेपण भी ज्यादा होगा। नहीं तो हम फीलिंग से बोल सकते हैं कि जो विक्षेपण होता है वो विचलन के समानुपाती होगा, है ना? बोल सकते हैं कि जो विक्षेपण होगा वो विचलन के समानुपाती होगा। मतलब बोल सकते हैं कि कोणीय विक्षेपण प्रोपोर्शनल टू माध्य विचलन, है ना? बोल सकते हैं कि विक्षेपण जो है वो विचलन के समानुपाती होगा, मतलब परफेक्ट शब्दों में बोल सकते हैं कि कोणीय विक्षेपण माध्य विचलन के समानुपाती होगा ना, तो कोणीय विक्षेपण प्रोपोर्शनल टू माध्य विचलन। अब देखो, अब प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करते हैं, तो हम सभी को पता है कि प्रोपोर्शनलिटी को इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा और इसमें जो कांस्टेंट आता है उसको बीटा बोलते हैं, है ना? इसको विक्षेपण क्षमता या डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। बस आगे डायरेक्ट याद रखना कि विक्षेपण और विचलन समानुपाती होते हैं ना, मतलब कोणीय विक्षेपण प्रोपोर्शनल टू माध्य विचलन, है ना? इक्विटी चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बीटा बोलेंगे ना। तो कोणीय विक्षेपण प्रोपोर्शनल टू माध्य विचलन, तो कोणीय विक्षेपण इक्वल टू बीटा इनटू माध्य विचलन, जहाँ बीटा एक कांस्टेंट होता है जिसको विक्षेपण क्षमता बोलते हैं, है ना? और तुम लॉजिकली बोल सकते हो, ये तुम लॉजिकली बोल सकते हो कि ये जो कांस्टेंट है, जो विक्षेपण क्षमता है, वो वस्तु के आकार पे नहीं केवल पदार्थ की प्रकृति पे या मटेरियल पे निर्भर करेगी। तुम खुद बताओ कि विक्षेपण की विचलन पर तो निर्भरता ले ली है, फिजिक्स में ऐसा सोचते हैं कि विक्षेपण की विचलन पर तो निर्भरता ले ली, तो बीटा कोई दूसरी चीज होगी ना। ये तो ध्यान रखना कि दूसरी चीज क्या हो सकती है, उस पदार्थ की प्रकृति या उस मटेरियल की प्रकृति। तो याद रखना कि जो कांस्टेंट बीटा होता है उसको विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। और ध्यान रखना ये विक्षेपण क्षमता, है ना? विक्षेपण क्षमता वस्तु के आकार, ज्योमेट्री उस पे निर्भर नहीं करती है। विक्षेपण क्षमता केवल उस मटेरियल पे निर्भर करती है, मतलब पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। या बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में बोले तो विक्षेपण क्षमता इस चीज पे निर्भर करती है कि उस पदार्थ में वॉयलेट और रेड के अपवर्तनांक में कितना डिफरेंस होगा, है? तो ये ध्यान रखना तो कि विक्षेपण क्षमता वस्तु के आकार, ज्योमेट्री पे निर्भर नहीं करती, वो केवल उस मटेरियल या पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। या परफेक्ट शब्दों में बोले तो विक्षेपण क्षमता इस चीज पे निर्भर करती है कि उस पदार्थ में वॉयलेट और रेड के अपवर्तनांक में कितना डिफरेंस होगा, इस पे निर्भर करेगी। जैसे तुम बताओ कि किसी में वॉयलेट और रेड के अपवर्तनांक में कम डिफरेंस हो तो विक्षेपण क्षमता भी कम होगी। चिंता मत करना, मैथमेटिकली भी पढ़ेंगे, अभी लॉजिकली देख रहे हैं। तो किसी माध्यम में, है ना, किसी मटेरियल में वॉयलेट और रेड के अपवर्तनांक में कम डिफरेंस हो तो विक्षेपण क्षमता कम होगी, और वॉयलेट और रेड के अपवर्तनांक में ज्यादा डिफरेंस हो तो विक्षेपण क्षमता ज्यादा होगी। है तो ध्यान रखना तुम कि विक्षेपण क्षमता वस्तु के आकार, ज्योमेट्री पे नहीं केवल उस पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि विक्षेपण क्षमता थोड़ी बहुत घनत्व जैसी चीज है। ठीक है,
जैसे बताओ, एक बूंद पानी है उसका भी घनत्व 1000 होता है, एक तालाब भर करके पानी है तब भी उसका घनत्व 1000 उतना ही होता है, और उसी पानी को अगर किसी ग्लास में भर दें तब भी उसका घनत्व उतना ही रहता है। तो जिस प्रकार घनत्व है ना, जिस प्रकार घनत्व पदार्थ की मात्रा, जिस प्रकार घनत्व पदार्थ की मात्रा या उसके आकार पे निर्भर नहीं करता है, वैसे ही जो विक्षेपण क्षमता है वो भी पदार्थ के आकार या ज्योमेट्री पे निर्भर नहीं करती। विक्षेपण क्षमता भी केवल उस मटेरियल पे ही निर्भर करती है। मतलब ध्यान रखना कि उसी कांच का अगर प्रिज्म बना दे तब भी विक्षेपण क्षमता उतनी होगी, उसी कांच का लेंस बना दे तब भी विक्षेपण क्षमता उतनी होगी, और उसी कांच का अगर कोई टूटा-फूटा टुकड़ा है तब भी विक्षेपण क्षमता बिंदास उतनी होगी। क्योंकि विक्षेपण क्षमता उसके आकार ज्योमेट्री पे नहीं, केवल उस मटेरियल पे निर्भर करती है। देखना, चाहे प्रिज्म हो, लेंस हो, टुकड़ा हो, कोई भी हो, कांच समान माध्यम, मतलब समान मटेरियल का, तो विक्षेपण क्षमता भी समान होगी, है ना? तो ये कोणीय विक्षेपण को थीटा बोल सकते हैं इक्वल टू विक्षेपण क्षमता बीटा इंटू माध्य विचलन। चलो इस माध्य विचलन को उधर ट्रांसफर करते हैं, उधर ट्रांसफर करेंगे तो विक्षेपण क्षमता इक्वल टू कोणीय विक्षेपण अपन माध्य विचलन, या थीटा अपन डेल्टा येलो बोल सकते हैं। बस किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि कोणीय विक्षेपण और माध्य विचलन का जो अनुपात होता है उसको विक्षेपण क्षमता बोलते हैं, है ना? तो सही चीज तो ये है, लेकिन किताबी शब्दों में बोल सकते हैं कि कोणीय विक्षेपण पर माध्य विचलन का जो अनुपात होता है उसको विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। बस ये सारे हमने कंसेप्ट इसके पढ़ लिए, ठीक है ना? तो ये सारे कंसेप्ट देख लिए। अब देखो, अब इन सब के मान भी निकाल सकते हैं, ठीक? अब तुम सोच के बताओ कि अगर कोई मोटा प्रिज्म हो जिसका प्रिज्म कोण काफी ज्यादा हो, याद करके बताओ कि कोई मोटा प्रिज्म हो जिसका प्रिज्म कोण काफी ज्यादा हो, तो मोटे प्रिज्म के लिए तो विचलन निकालना काफी लेंदी होता है ना? मैंने ऑप्टिक्स में बताया था कि अगर मोटा प्रिज्म हो तब तो इसके कारण किरण का विचलन I प्लस E माइनस ए, निर्गत कोण के लिए क्या करते हैं, पहले I से R1 निकालते हैं, R1 से R2 निकालते हैं और R2 से E निकालेंगे, और E आ गया तो उसके बाद किरण का विचलन I प्लस E माइनस ए। तो ध्यान रखना कि अगर मोटा प्रिज्म हो तो इस मोटे प्रिज्म के कारण तो किरण का विचलन निकलना बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस वाले पार्ट में हम केवल पतले प्रिज्म के लिए माध्य विचलन और कोणीय विक्षेपण निकालते हैं। है तो ध्यान रखना कि मोटे प्रिज्म के लिए इन सब का मान निकालना काफी लेंदी हो जाएगा, इसलिए इस वाले पार्ट में हम केवल पतले प्रिज्म, है ना? तो ध्यान रखना कि इस वाले पार्ट में हम केवल पतले प्रिज्म या थिन प्रिज्म के लिए विचलन और विक्षेपण निकालेंगे, है ना? और हमको अच्छे पता है कि अगर कोई पतला प्रिज्म हो जिसका प्रिज्म कोण 10 डिग्री से भी कम हो, तो पतले प्रिज्म के कारण तो किरण का विचलन बिल्कुल सिंपल होता है n-1 इंटू ए। ये तो ध्यान रखना कि ये जो विचलन विक्षेपण है सब पतले प्रिज्म के लिए निकालेंगे, और हमको याद है कि थिन प्रिज्म हो तो उसके कारण तो किरण का विचलन n-1 इंटू ए होता है, ठीक है? तो चलो सबसे पहले पतले प्रिज्म के कारण माध्य विचलन कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि माध्य कलर या येलो कलर का जो विचलन होता है उसको माध्य विचलन बोलते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि पतले प्रिज्म के कारण तो विचलन सिंपली n-1 इंटू ए, तो पतले प्रिज्म के कारण माध्य विचलन या पतले प्रिज्म के कारण येलो का विचलन कितना होगा, n येलो माइनस 1 इंटू ए, है ना? बस बोल सकते हैं कि पतले प्रिज्म के कारण माध्य विचलन या येलो का विचलन n येलो माइनस 1 इंटू ए होगा। ऐसे ही पतले प्रिज्म के कारण कोणीय विक्षेपण देखते हैं। ये तो हमको अच्छे पता है कि सारे कलर जितने कोण में फैले होते हैं उसको कोणीय विक्षेपण बोलते हैं, और कोणीय विक्षेपण बेसिकली क्या होता है डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। बस तुम बताओ कि पतला प्रिज्म है तो विचलन n-1 इंटू ए, तो बताओ वॉयलेट का विचलन कितना होगा, n वॉयलेट माइनस 1 इंटू ए, माइनस रेड का विचलन कितना होगा, n रेड माइनस 1 इंटू ए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पतले प्रिज्म के कारण कोणीय विक्षेपण कितना आएगा, एन वॉयलेट माइनस एन रेड इंटू ए। ये तो फटाफट निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना कि पतले प्रिज्म के कारण माध्य विचलन तो एन येलो माइनस 1 इंटू ए, और पतले प्रिज्म के कारण कोणीय विक्षेपण कितना होगा, वॉयलेट का विचलन माइनस रेड का विचलन, तो पतले प्रिज्म के कारण कोणीय विक्षेपण कितना होगा, एन वॉयलेट माइनस एन रेड इंटू ए, है ना? ये दोनों निकालिए। अब हमको देखना है कि पतले प्रिज्म के की ये पतले प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता कितनी होगी वो देखना है। बस अभी बताया था कि कोणीय विक्षेपण प्रोपोर्शनल माध्य विचलन, तो कोणीय विक्षेपण इक्वल बीटा इंटू माध्य विचलन, जहां बीटा को विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। तो बताओ इस नमूने को उधर ट्रांसफर करें तो विक्षेपण क्षमता कितनी हो जाएगी, कोणीय विक्षेपणों पर माध्य विचलन,
है ना? विक्षेपण क्षमता कोणीय विक्षेपणों पर माध्य विचलन। तो बताओ पतले प्रिज्म के कारण कोणीय विक्षेपण कितना होता है? एन वॉयलेट माइनस एन रेड इंटू ए अपन पतले प्रिज्म के कारण माध्य विचलन कितना होता है? एन येलो माइनस वन इंटू ए। तो बता ए से ए कैंसिल हो गया ना? ए से कैंसिल हो गया तो पतले प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता हमारे पास कितनी आ गई? एन वॉयलेट माइनस एन रेड ओपन एन येलो माइनस वन। बस तुम खुद बताओ कि अब तो मैथमेटिक्स ही बोल रही है। अभी तक तो मैं बोल रहा था लेकिन अब मैथमेटिक्स भी बोल रही है कि बताओ विक्षेपण क्षमता एन वॉयलेट माइनस एन रेड पे निर्भर कर, है ना? विक्षेपण क्षमता एन वॉयलेट माइनस एन रेड पे निर्भर कर रही है, मतलब विक्षेपण क्षमता इस चीज पे निर्भर करेगी कि उस पदार्थ में वॉयलेट और रेड के अपवर्तनांक में कितना डिफरेंस है, उस पे निर्भर करेगी। अगर वॉयलेट और, है ना, उस कांच में वॉयलेट और रेड के अपवर्तनांक में डिफरेंस कम तो विक्षेपण क्षमता भी कम, और उस माध्यम में वॉयलेट रेड के अपवर्तनांक में डिफरेंस ज्यादा तो विक्षेपण क्षमता भी ज्यादा। तो पतले प्रिज्म के कारण विक्षेपण क्षमता हमारे पास कितनी आ गई? एन वॉयलेट माइनस एन रेड अपन एन येलो माइनस वन, ये आ गई। अब देखो अब इसमें हम अपनी चालाकी दिखाते हैं, है ना? तो हम अपनी चालाकी दिखाते हैं। तो तुम बताओ कि पतले प्रिज्म को स्टडी करना बहुत आसान होता है ना? है ना? पतले प्रिज्म को स्टडी करना बहुत आसान होता है। ये तो हमने चालाकी से पतले प्रिज्म, फिर बोलो, पतले प्रिज्म क्या हो रहा है? आवाज हाँ। ये हमको पता है कि पतले प्रिज्म के कारण विचलन निकालना बहुत आसान होता है ना? इसलिए हमने चालाकी से पतले प्रिज्म के कारण विक्षेपण क्षमता निकाल ली, और आगे हम लॉजिक ये लगाएँगे कि बताओ विक्षेपण क्षमता तो उसके आकार या ज्योमेट्री पे निर्भर करती नहीं है ना? आगे लॉजिक ये लगाएँगे कि विक्षेपण क्षमता तो उसकी आकार या ज्योमेट्री पर निर्भर करती नहीं है। मतलब पतले प्रिज्म के लिए विक्षेपण क्षमता इतनी है, तो उसी काँच का मोटा प्रिज्म बना दे तब भी विक्षेपण क्षमता उतनी रहेगी। उसी काँच का अगर लेंस बना दे तब भी विक्षेपण क्षमता उतनी रहेगी, और उसी काँच का अगर कोई टूटा-फूटा टुकड़ा है तब भी विक्षेपण क्षमता बिंदास उतनी होगी। ये स्मार्टनेस है यार, है ना? तो ध्यान रखना कि लोगों ने ये चालाकी निकाली। ये तो अच्छे ध्यान रखना कि पतले प्रिज्म को स्टडी करना बहुत आसान है ना? है ना? थिन प्रिज्म को स्टडी करना बहुत आसान है। इससे चालाकी से पतले प्रिज्म की हमने विक्षेपण क्षमता निकाल ली, और आगे लॉजिक ये लगाएँगे कि विक्षेपण क्षमता तो उसकी ज्योमेट्री पे निर्भर करती नहीं है। तो उसी काँच का मोटा प्रिज्म हो तब भी विक्षेपण क्षमता उतनी रहेगी, उसी काँच का लेंस हो तब भी उतनी रहेगी, और टूटा-फूटा टुकड़ा हो तब भी विक्षेपण क्षमता उतनी रहेगी, मतलब एन वॉयलेट माइनस एन रेड अपन एन येलो माइनस वन उतनी रहेगी। ये तो ध्यान रखना, ये तो अच्छे ध्यान रखना कि माध्य विचलन का ये जो फ़ॉर्मूला है वो भी केवल पतले प्रिज्म के लिए वैलिड है। कोणीय विक्षेपण का जो फ़ॉर्मूला है वो भी केवल पतले प्रिज्म के लिए वैलिड है। लेकिन विक्षेपण क्षमता का जो फ़ॉर्मूला है वो हर ज्योमेट्री के लिए वैलिड है। चाहे पतला प्रिज्म हो, मोटा प्रिज्म हो, लेंस, स्लैब, टुकड़ा कोई भी हो, विक्षेपण क्षमता का फ़ॉर्मूला हर ज्योमेट्री के लिए वैलिडेट है। तो ये स्मार्टनेस है। तो देखो यहाँ तो इतना सारा लिख नहीं पा रहा था, लेकिन इस सबको यहाँ मैंने प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक लैंग्वेज में लिख दिया है। तो वीडियो पॉज़ करके इसको ढंग से नोट कर लेना। बाकी आगे रिज़ल्ट की फॉर्म में भी याद रखना, इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तो याद रखना कि पतले प्रिज्म के कारण माध्य विचलन कितना होता है? n येलो माइनस 1 इंटू a। ठीक, पतले प्रिज्म के कारण कोणीय विक्षेपण कितना होता है? एन वॉयलेट माइनस एन रेड इंटू ए, और इन दोनों का जो अनुपात होता है उसको विक्षेपण क्षमता बोलते हैं। और विक्षेपण क्षमता कितनी होती है? एन वॉयलेट माइनस एन रेड अपन एन येलो माइनस वन। माध्य विचलन और विक्षेपण का ये फॉर्मूला केवल थिन प्रिज्म के लिए वैलिड है, लेकिन विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला सभी ज्योमेट्री के लिए वैलिड है। चाहे लेंस हो, प्रिज्म हो, स्लैब हो, सभी के लिए विक्षेपण क्षमता बिंदास उतनी की उतनी ही रहेगी। हाँ बच्चों, अभी हमने प्रिज्म के कारण वर्ण विक्षेपण पढ़ा, लेकिन अभी तक तो हमने जो केस लिया था उसमें केवल एक ही प्रिज्म था। लेकिन कई बार दो प्रिज्मों को पास-पास सटा के रखते हैं। अब तुल्य विचलन और तुल्य विक्षेपण कितना होगा वो देखना है। नहीं तो कोई स्मार्ट पर्सन हो तो देखते ही बोल सकता है कि अगर दोनों प्रिज्म सीधे रखे हों, तो विचलन भी जुड़ जाएँगे, तो विक्षेपण भी जुड़ जाएँगे। दो प्रिज्म दोनों को अगर उल्टा रखा हो, तो विचलन भी घट जाएँगे, तो ऑब्वियसली विक्षेपण भी घट जाएँगे। और दो आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा रखा हो, तो फिर विचलन भी कैंसल हो जाएँगे और विक्षेपण भी कैंसल हो जाएँगे। इनको देख लेते हैं, ठीक है? तो चलो अभी तक एक प्रिज्म था, कई बार दो पतले-पतले प्रिज्मों को पास-पास सटा के रखते हैं, है ना? तो चलो इस बार मान लेते हैं कि दो पतले-पतले प्रिज्म हैं, इनको पास-पास सटा के रख रहे हैं। इसका प्रिज्म कोण A1 और इसका प्रिज्म कोण A2 है। ये जो पहला प्रिज्म है ना? जो पहला प्रिज्म है, इसके अंदर वॉयलेट का अपवर्तनांक n वॉयलेट 1, येलो का n येलो 1 और रेड का n रेड 1 है।
और जो दूसरा प्रिज्म है, जो दूसरा कांच है, उसमें वॉयलेट का अपवर्तन n वॉयलेट 2, येलो का n येलो 2 और रेड का n रेड 2 है ना? और इस बार दोनों प्रिज्म सीधे रखे हैं, ठीक है? तो दोनों के आधार आपस में मिल रहे समानांतर है, ठीक? अब चलो इस बार हमने किसी किरण को भेजा है, इस वैसे शक्ल से दिख रहा है कि दोनों प्रिज्म सीधे रखे हैं तो विचलन जुड़ जाएंगे, देख लेते हैं। तो इस बार भी प्रकाश की किसी किरण को हमने भेजा है, तुम बताओ कि सबसे पहले किरण पहले प्रिज्म से गुजरेगी, तो तब पहला प्रिज्म भी इस किरण को मुड़ाएगा और किधर की ओर? अपने आधार की ओर। इसका आधार नीचे की ओर, इससे पहला प्रिज्म किरण को नीचे की ओर मुड़ाएगा और पहले प्रिज्म के कारण विचलन डेल्टा 1 मान लेते हैं। फिर ये किरण दूसरे प्रिज्म पर गिरेगी, तो दूसरा प्रिज्म भी इस किरण को मुड़ाएगा और अपने आधार की ओर, आधार नीचे की ओर है मतलब दूसरा प्रिज्म भी किरण को नीचे की ओर मुड़ाएगा और दूसरे प्रिज्म के कारण विचलन डेल्टा 2 मान लेते हैं। बस अब तुम देखते ही बताओ, तुम देखते ही बताओ कि पहला प्रिज्म भी किरण को नीचे की ओर ही मुड़ा रहा है और दूसरा प्रिज्म भी किरण को नीचे की ओर ही मुड़ा रहा है। तो दोनों के विचलन जुड़ जाएंगे। तो इस बार तुल्य विचलन कितना हो जाएगा? डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, है ना? तो बस इस केस में सबसे पहले तुल्य माध्य विचलन कितना होगा वो देखना है, ठीक है? ये तो हमको अच्छे पता है कि येलो का जो विचलन होता है उसको माध्य विचलन बोलते हैं ना, है ना? येलो का जो विचलन होता है उसको माध्य विचलन बोलते हैं, तो तुल्य माध्य विचलन कितना होगा वो देखना है। तो हमको अच्छे पता है कि दोनों प्रिज्म सीधे रखे हैं, तो विचलन जुड़ जाएंगे ना, प्रत्येक कलर के विचलन जुड़ जाएंगे तो ऑब्वियसली येलो का भी विचलन जुड़ जाएगा। मतलब येलो का भी तुल्य विचलन कितना होगा? डेल्टा येलो 1 प्लस डेल्टा येलो 2 बोल सकते हैं कि हर किसी के विचलन जुड़ रहे हैं तो येलो के भी जुड़ जाएंगे। तो बस तुल्य माध्य विचलन या येलो का तुल्य विचलन भी डेल्टा येलो 1 प्लस डेल्टा येलो 2। तो बताओ तुल्य माध्य विचलन कितना होगा? डेल्टा येलो 1 तो कितना होगा? n येलो 1 माइनस 1 इंटू A1 प्लस डेल्टा येलो 2 कितना होगा? n येलो 2 माइनस 1 इंटू A2। तो तुल्य माध्य विचलन आ गया, ठीक है? देखो बार-बार माध्य शब्द का यूज़ नहीं होता है। कई बार हमको बस तुल्य विचलन ही पूछ लेता है। तो ध्यान रखना हर कलर का विचलन अलग-अलग होगा। तो ध्यान रखना कभी भी तुल्य विचलन पूछा है तो उसका मतलब होता है तुल्य माध्य विचलन मतलब तुल्य येलो का विचलन। ये समझ जाना। चलो, ये तो तुल्य विचलन देख लिया। अब तुल्य विक्षेपण देखते हैं, मतलब थीटा इक्विवेलेंट देखते हैं। तो हम कॉमन सेंस से बोल सकते हैं कि दोनों प्रिज्म सीधे रखे हो तो विचलन जुड़ जाएँगे तो ऑब्वियसली विक्षेपण भी जुड़ जाएँगे। ये तुम खुद बताओ, ये तुम खुद बताओ कि कोणीय विक्षेपण क्या होता है? डेल्टा वॉयलेट माइनस डेल्टा रेड। बस तुम बताओ। ये दोनों प्रिज्म सीधे रखे हो तो रेड के विचलन भी जुड़ जाएँगे और वॉयलेट का विचलन भी जुड़ जाएगा। तो दोनों के बीच जो अंतर है वो भी जुड़ जाएगा मतलब विक्षेपण भी जुड़ जाएँगे। बस डायरेक्ट ध्यान रखना कि दोनों प्रिज्म सीधे रखे हो तो विचलन जुड़ जाएँगे तो विक्षेपण भी जुड़ जाएँगे। तो तत्तुल्य कोणीय विक्षेपण कितना होगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो तब थीटा 1 कितना होगा? n वॉयलेट माइनस थीटा 1 n वॉयलेट 1 माइनस n रेड 1 इंटू A1 प्लस थीटा 2 कितना होगा? n वॉयलेट 2 माइनस n रेड 2 इंटू A2। बस एक ही चीज़ ध्यान रखना, ये दोनों प्रिज्म सीधे रखे हो तो विचलन भी जुड़ जाएँगे तो ऑब्वियसली विक्षेपण भी जुड़ जाएँगे। चलो, अब सेम केस ले रहा हूँ लेकिन इस बार दोनों प्रिज्म उल्टे रखे हैं। साफ-साफ दिख रहा है कि प्रिज्म उल्टे रखे हों तो विचलन भी घट जाएँगे और विक्षेपण भी घट जाएँगे। चाहो तो चेक कर सकते हो कि कोई किरण गिराई है, सबसे पहले किरण इस प्रिज्म से गुजरेगी ना, इस प्रिज्म का आधार नीचे की ओर है, तो पहला प्रिज्म किरण को नीचे की ओर मोड़ेगा डेल्टा 1 और फिर किरण दूसरे प्रिज्म में पहुँचेगी, तो दूसरे प्रिज्म का आधार ऊपर की ओर है, तो दूसरा प्रिज्म किरण को ऊपर की ओर मुड़ाएगा डेल्टा 2। तो बस पहला प्रिज्म तो किरण को नीचे की ओर मुड़ा रहा है और दूसरा प्रिज्म किरण को ऊपर की ओर मुड़ा रहा है। तो तब इस बार दोनों के कारण विचलन अपोजिट दिशा में, इसलिए अब परिणामी विचलन के लिए दोनों घट जाएँगे। तब परिणामी विचलन डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 होगा। हम बोल सकते हैं कि प्रिज्म अगर उल्टे रखे हो तो इनके विचलन घट जाएँगे तो ऑब्वियसली विक्षेपण भी घट जाएँगे। बस सबसे पहले देखते हैं कि इस केस में तुल्य माध्य विचलन कितना होता है वो देखते हैं। तो हम सभी को पता है कि प्रिज्म उल्टे रखे हो तो हर कलर का विचलन घट जाएगा तो येलो का भी विचलन घट जाएगा। तो येलो का भी तुल्य विचलन कितना होगा? डेल्टा येलो 1 माइनस डेल्टा येलो 2। बस इस बार तुल्य माध्य विचलन डेल्टा येलो 1 माइनस डेल्टा येलो 2 होगा। तो डेल्टा येलो 1 तो n येलो 1 माइनस 1 इंटू A1 माइनस डेल्टा येलो 2 n येलो 2 माइनस 1 इंटू A2 ये हो गया। तुल्य विक्षेपण देखना है
तो हम अभी चेक कर चुके थे, ठीक? हमको पता है कि प्रिज्म उल्टे रखे हो तो प्रत्येक कलर के विचलन घट जाएँगे, है ना? उल्टे रखे हो तो प्रत्येक कलर के विचलन घट जाएँगे, रेड के भी विचलन घट जाएँगे, वॉयलेट के भी विचलन घट जाएँगे, तो इन दोनों के बीच अंतर भी घट जाएगा, मतलब विक्षेपण भी घट जाएगा। तो थीटा इक्विवेलेंट थीटा 1 माइनस थीटा 2 होगा, है ना? तो थीटा इक्विवेलेंट इक्वल टू थीटा 1 कितना होगा? n वॉयलेट 1 माइनस n रेड 1 इंटू A1 माइनस थीटा 2 कितना होगा? n वॉयलेट 2 माइनस n रेड 2 इंटू A2 इतना होगा। है ना? बस आगे फालतू का कचरा नहीं, डायरेक्ट याद रखना कि प्रिज्म सीधे रखे हो तो विचलन जुड़ जाएंगे तो विक्षेपण भी जुड़ जाएंगे, और प्रिज्म उल्टे रखे हो तो विचलन भी घट जाएंगे तो विक्षेपण भी घट जाएंगे, ठीक है ना? अब देखो अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना? इस सेकंड वाले केस में तो कई बार इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि A1 A2 में क्या रिलेशन होता कि किरण का अ, बिना विचलन के विक्षेपण हो, और कई बार पूछा जाता है क्या कंडीशन होता है कि बिना विक्षेपण के विचलन हो, है तो ये हमको पूछा जाता है कि प्रिज्म कोण A1 A2 में क्या रिलेशन होता कि किरण का बिना विचलन के विक्षेपण और बिना विक्षेपण के विचलन हो, उसको कर सकते हो ना? वो हिंदी आती होगी तुम इजीली कर सकते हो। फिर अगर कोई पूछे कि हमको बिना विचलन के विक्षेपण लाना है, तो तब बिना विचलन मतलब तुल्य विचलन 0 होना चाहिए, तो उसके लिए तुल्य विचलन को 0 कर दो। और अगर ऐसा दिया हो कि बिना विक्षेपण के विचलन होना चाहिए, बस बिना विक्षेपण हो तो तुल्य विक्षेपण 0 होना चाहिए, तो उसमें तुल्य विक्षेपण को 0 कर देंगे। है ना? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इस टाइप क्वेश्चन है तो इजीली कर सकते हो। तभी लिखा हो कि किरण का बिना विचलन के विक्षेपण हो रहा है तो उसके लिए तुल्य विचलन 0 होना चाहिए, और बिना विक्षेपण के विचलन हो रहा है, तो बस बिना विक्षेपण हो तो तब तुल्य विक्षेपण 0 होना चाहिए। तो इजीली कर सकते हो, ठीक है? अब देखो, अब इसका तीसरा केस देखते हैं। तो चलो इस बार मान लेते हैं कि दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल प्रिज्म है। आइडेंटिकल प्रिज्म है मतलब दोनों का प्रिज्म कोण भी बराबर है, और दोनों एक ही कांच के बने हैं, मतलब अपवर्तनांक भी बराबर है ना? तो इस बार मान लेते हैं कि दो आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा रखा है ना? दो आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा रखा है। अब विचलन और विक्षेपण कितना होगा वो देखना है। ये तुम कॉमन सेंस से बोल सकते हो। तो बताओ दो आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा रखा है, तो इस बार विचलन उल्टा रखा है, इससे विचलन घट जाएँगे ना, लेकिन दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म है। इनको उल्टा रखा है तो इस बार विचलन दोनों के कैंसल हो जाएँगे। है तो एक प्रिज्म को उल्टा रखते हैं तो विचलन घट जाते हैं, मतलब डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 होता है, लेकिन आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा रखा है तो विचलन आपस में कैंसल हो जाएँगे, तो तुल्य विचलन 0 होगा। है ना? तो बताओ तुल्य विचलन 0 होगा तो तुल्य विक्षेपण भी 0 होगा, ठीक है? तुल्य विचलन 0 होगा तो रेड का भी तुल्य विचलन 0, वॉयलेट का भी तुल्य विचलन 0, तो तुल्य विक्षेपण भी 0 होगा, ठीक है? या इसको दूसरे दृष्टिकोण से भी समझ सकते हो। एक बताओ, दो आइडेंटिकल प्रिज्म उल्टे रखे हैं, तो अब तो दो अलग-अलग कांच नहीं, एक ही कांच है। बताओ दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म उल्टे रखे हैं तो अब तो ये सतह और ये सतह दोनों समानांतर होगी। समानांतर होगी मतलब अब इनका संयोजन एक प्रिज्म के टाइप से नहीं, एक कांच की समानांतर स्लैब के टाइप से काम करेगा। और ये तुमने पढ़ा होगा कि अगर कांच की समानांतर स्लैब हो तो अंतिम निर्गत किरण प्रारंभिक आपतित किरण के समानांतर होती है, तो विचलन बिल्कुल 0 होगा, ठीक है? तो आगे एक्सप्लेन नहीं करना पड़े, ध्यान रखना कि दोनों आइडेंटिकल प्रिज्म उल्टे रखे हों तो इनके विचलन आपस में कैंसल हो जाएँगे। विचलन आपस में कैंसल हो जाएँगे तो तुल्य विचलन भी 0 होगा। तुल्य विचलन 0 होगा तो समानुपाती रूप से तुल्य विक्षेपण भी 0 होगा, मतलब इस बार विचलन भी कैंसल हो जाएँगे, विक्षेपण भी कैंसल हो जाएँगे, ठीक? ठीक है? तो ध्यान रखना तुम। तुम अच्छे ध्यान रखना कि अगर अच्छे ध्यान रखना कि अगर हमको पूछे बिना विचलन के विक्षेपित करना है, तो बिना विचलन उसके लिए तुल्य विचलन 0 होना चाहिए। बिना विक्षेपण के विचलन करना है तो तो उसके लिए तुल्य विक्षेपण 0 होना चाहिए, और अगर ऐसा दे कि इस बार विचलन भी 0 लाना है और विक्षेपण भी 0 लाना है, तो ध्यान रखना कि विचलन और विक्षेपण दोनों एक साथ 0 लाना है, तो वो अलग-अलग प्रिज्म से संभव नहीं है। बताओ, अलग-अलग प्रिज्म हो, तो या तो तुल्य विचलन 0 होगा या फिर तुल्य विक्षेपण 0 होगा। विचलन और है ना, अलग-अलग प्रिज्म के केस में विचलन और विक्षेपण दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। विचलन और विक्षेपण दोनों एक साथ 0 तब होंगे जब आइडेंटिकल प्रिज्म उल्टे रखे हो, है ना? और ध्यान रखना कि ये जो हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा ना, एक्चुअली ये टॉपिक यहीं से स्टार्ट हुआ था। है तो थोड़ा-सा टॉपिक से हट करके हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। ये तो ध्यान रखना कि बहुत पुराने टाइम में 15वीं सदी में लोग क्या करते थे कि काँच के प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश की किरण गिराते थे,
और वो देखते थे कि श्वेत प्रकाश की किरण गिराते हैं तो सातों कलर बिखर जाते हैं। तो उसके आधार पे लोग समझते थे कि प्रिज्म कलर उत्पन्न करता है। लोगों को ये लगता था कि पारदर्शक किरण गिराई और सातों कलर उत्पन्न हुए तो लोग समझते थे कि जो प्रिज्म है वो कलर को उत्पन्न करता है। लेकिन सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि प्रिज्म कलर उत्पन्न नहीं करता है। कलर तो पहले से ही श्वेत प्रकाश में पहले से ही होते हैं, प्रिज्म तो केवल उनको फैलाता है। ठीक है, तो उसके लिए उसने क्या किया कि पहले एक प्रिज्म लिया, है ना? एक प्रिज्म लेने पर सातों कलर बिखरते हुए दिखे। लेकिन अगले केस में उसने क्या किया कि एक प्रिज्म लिया और उसी के आइडेंटिकल एक प्रिज्म लिया और उसी के आइडेंटिकल दूसरा प्रिज्म उसने उल्टा लगा दिया और तब उसने देखा कि श्वेत प्रकाश की किरण वापस श्वेत ही निकल रही है। देखा, तो इसके आधार पे बताया कि अगर प्रिज्म कलर उत्पन्न करता तो दो प्रिज्म है तो डबल कलर उत्पन्न करना चाहिए। देखा, लेकिन ऐसे दो आइडेंटिकल प्रिज्म उल्टे रखे हो तो श्वेत किरण वापस श्वेत बन करके निकलती है। तो बस इसके आधार पर उसने बताया कि प्रिज्म कोई कलर को पैदा नहीं करता, कलर तो श्वेत प्रकाश में पहले से होते हैं, प्रिज्म तो बस इनको बिखेरता है। और अगर दो प्रिज्म उल्टे रखे हो तो तब फिर पहला प्रिज्म जितना बिखेरेगा दूसरा प्रिज्म उतना ही समेटेगा। तो तुल्य विचलन 0, विक्षेपण भी 0। बस इसके आधार पर वर्ण विक्षेपण के टॉपिक की स्टार्टिंग हुई। जो हम लास्ट एग्जांपल देख रहे हैं वहां से स्टार्टिंग हुई थी। अब चलो इसके एक-एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन की स्किल पता चले। हाँ बच्चों, अभी हमने ये दो प्रिज्म वाले कंसेप्ट पढ़ लिए। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं ताकि कैलकुलेशन की स्किल पता चले। ध्यान से देखना, ठीक? और अपने एनसीईआरटी की बुक में इस टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो इस बार हमको दे रखा है कि दो पतले प्रिज्म हैं, इनका प्रिज्म कोण नहीं दे रखा। चलो पहले प्रिज्म का प्रिज्म कोण A1 और दूसरे का A2 मान लेते हैं। अब देखो इन दोनों प्रिज्म में, है ना, दोनों प्रिज्म में वॉयलेट और रेड के अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो हमको दे रखा है कि पहला प्रिज्म जिस कांच का बना है उस कांच में वॉयलेट का अपवर्तनांक ज्यादा है 1.41 है और रेड का अपवर्तनांक कम है 1.39। ऐसे जो दूसरा प्रिज्म है ना, दूसरे प्रिज्म जिस कांच का बना है उसमें वॉयलेट का अपवर्तनांक 1.62 और रेड का अपवर्तनांक 1.58 है। अब देखो, अब हमको इसमें दो पार्ट पूछे हैं। ये तो हमको पूछा है कि प्रिज्म कोण A1 ओपन A2 का अनुपात कितना हो ताकि किरण बिना विचलन के विक्षेपित हो। और सेकंड पार्ट में पूछा है कि A1 बाय A2 का अनुपात कितना हो ताकि किरण बिना विक्षेपित हुए विचलित हो। और तीसरे केस में पूछा है कि A1 A2 का अनुपात कितना हो ताकि किरण न तो विचलित हो और न विक्षेपित हो। उसके लिए A1 A2 का अनुपात कितना होना चाहिए वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो इतना तो पता चल गया कि या तो हमको तुल्य विचलन 0 लाना है, फिर तुल्य विक्षेपण 0 लाना है। और विचलन या विक्षेपण 0 लाने के लिए दोनों प्रिज्म को उल्टा ही रखना पड़ेगा। अगर सीधा रखें तब तो विचलन विक्षेपण जुड़ जाते हैं, 0 हो ही नहीं सकते ना। तो या तो विचलन या फिर विक्षेपण 0 लाना है तो उसके लिए दोनों प्रिज्म को उल्टा ही रखना पड़ेगा। चलो पहले प्रिज्म का प्रिज्म कोण A1 और दूसरे का A2। पहला प्रिज्म जिस कांच का बना उसमें वॉयलेट और रेड का अपवर्तनांक तो दिया है लेकिन येलो का अपवर्तनांक देना भूल गया है। मैंने तुमको क्लियरली बताया था कि येलो का तरंग दैर्घ्य वॉयलेट और रेड का माध्य होता है। तो येलो का जो अपवर्तनांक होगा वो भी लगभग वॉयलेट और रेड का माध्य होगा। तो येलो का अपवर्तनांक कितना होगा? दोनों का माध्य मतलब 1.41 प्लस 1.39 बाय 2 मतलब 1.40, है ना? ऐसे ही दूसरा प्रिज्म जिस कांच का बना उसमें वॉयलेट और रेड का अपवर्तनांक दे रखा है। इसमें भी येलो का अपवर्तनांक देना भूल गया है। तो बता, इसमें भी येलो का अपवर्तनांक वॉयलेट और रेड का लगभग माध्य होगा। 1.62 प्लस 1.58 बाय 2 सॉल्व करेंगे तो 1.60, है ना? ये निकाल लिया बस। तो कॉमन सेंस है कि या तो विचलन या फिर विक्षेपण 0 लाना है, मतलब दोनों प्रिज्म को उल्टा रखा है। तो चलो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि A1 बाय A2 का अनुपात क्या हो ताकि किरण बिना विचलित हुए विक्षेपित हो। बस तुम बताओ कि बिना विचलित मतलब तुल्य विचलन 0 होना चाहिए, इतनी हिंदी आती होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बार किरण बिना विचलित हुए विक्षेपित करना है तो बस बिना विचलन मतलब इस बार तुल्य विचलन 0 होना चाहिए, है ना? देखिए बिना विचलन मतलब तुल्य विचलन 0 होना चाहिए। तुल्य विचलन 0 मतलब तुल्य माध्य विचलन 0 होना चाहिए। तो बस इसका तुल्य विचलन एक बार देखते हैं, है ना? तुल्य माध्य विचलन देखते हैं। तो हमको पता है कि दोनों प्रिज्म उल्टे रखे हैं, है ना? हमको पता है कि दोनों प्रिज्म उल्टे रखे हैं। तो तुल्य माध्य विचलन कितना होगा? डेल्टा येलो 1 माइनस डेल्टा येलो 2 होगा, मान भी रख सकते हैं, ठीक है? बताओ डेल्टा येलो 1 कितना होगा? n येलो 1 माइनस 1 into A1 माइनस डेल्टा येलो 2 n येलो 2 माइनस 1 into A2।
और इस बार बिना विचलन मतलब तुल्य विचलन 0 होना चाहिए, तो उसके लिए तुल्य विचलन को 0 रख दो, मान रख देते हैं। एन येलो 1 कितना है 1.40 माइनस 1 इंटू A1 माइनस एन येलो 2 कितना है 1.60 माइनस 1 इंटू A2 और बिना विचलन मतलब तुल्य विचलन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉरी A1 का मान दे रखा है, मैंने गलत लिख दिया। A1 का तो हमको मान दे रखा है 6 डिग्री, A2 निकालना है। ठीक है, तो A1 का तो मान दे रखा है 6 डिग्री, तो इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास A2 आ जाएगा 4 डिग्री, इतना आ जाएगा। तो मान नहीं A2 का A1 तो दे रखा है 6 डिग्री, हमको तो A2 का मान ही निकालना है। अनुपात की जगह A2 का मान ही निकालना है। कर लोगे ना, बिना विचलन के विक्षेपित तो बिना विचलन मतलब तुल्य विचलन 0 होना चाहिए, तो तुल्य माध्य विचलन को 0 रख देंगे। इसमें A1 का मान 6 डिग्री रखेंगे तो A2 का मान 4 डिग्री। फर्स्ट पार्ट आ गया। अब सेकेंड पार्ट देखना। तो सेकेंड पार्ट में है ना, सेकेंड पार्ट में हमको पूछा है कि ये प्रिज्म कोण A2 कितना होता है कि किरण बिना विक्षेपित हुए विचलित हो। बस तुम बताओ कि इस बार बिना विक्षेपण है, बिना विक्षेपण है मतलब इस बार तुल्य विक्षेपण 0 होना चाहिए। बस तुम बताओ कि तुल्य विक्षेपण भी इस बार कितना होगा θ1 माइनस θ2। बताओ θ1 तो कितना होगा n वोयलेट 1 माइनस n रेड 1 इंटू A1 माइनस θ2 n वोयलेट 2 माइनस n रेड 2 इंटू A2 और इस बार बिना विक्षेपण हो तो तुल्य विक्षेपण 0 होना चाहिए, मान रख देते हैं। बताओ n वोयलेट 1 कितना है 1.41, n रेड 1 1.39 इंटू A1 माइनस n वोयलेट 2 कितना है 1.62 माइनस n रेड 2 1.58 इंटू A2 और बिना विक्षेपण हो तो तुल्य विक्षेपण 0 होना चाहिए। इसमें A1 का मान हमको दे रखा है 6 डिग्री, तो इसको सॉल्व करोगे तो A2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो A2 तुम्हारे पास आएगा 3 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो A2 तुम्हारे पास आएगा 3 डिग्री। ये कर लिया। और थर्ड पार्ट में देखना, देखो थर्ड पार्ट में ये थर्ड पार्ट में हम इस बार चाहते हैं कि इस बार तुल्य विक्षेपण भी 0 और तुल्य विचलन भी 0। उसके लिए A2 कितना होना चाहिए वो देखना है। तो उसका आंसर ये है, और उसका आंसर है कि ये दोनों अलग-अलग प्रिज्म है और अगर दोनों अलग-अलग प्रिज्म हो तो तुल्य विचलन और तुल्य विक्षेपण दोनों एक साथ 0 प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हमको पता है ये दो अलग-अलग प्रिज्म है, तो इस बार तुल्य विचलन और तुल्य विक्षेपण एक साथ 0 प्राप्त नहीं कर सकते, मतलब तुल्य विचलन और तुल्य विक्षेपण दोनों एक साथ 0 प्राप्त करना संभव नहीं होगा, नॉट पॉसिबल। तुम देखो ना, बताओ ना यार, कि तुल्य विचलन 0 करना है, ये तुल्य विचलन 0 करने के लिए A2 का मान 4 डिग्री और तुल्य विक्षेपण 0 करने के लिए A2 का मान 3 डिग्री। तो बताओ है ना? तो ध्यान रखना कि या तो A2 का मान 4 डिग्री होगा या फिर 3 डिग्री होगा, एक साथ दोनों थोड़ी हो सकते हैं। बस हम बोल सकते हैं कि तुल्य विचलन 0 होगा या फिर तुल्य विक्षेपण 0 होगा, दोनों है ना। अलग-अलग प्रिज्म के केस में दोनों एक साथ 0 संभव नहीं है, तो तुल्य विचलन और तुल्य विक्षेपण दोनों एक साथ 0 होना संभव नहीं है। अगर तुल्य विचलन और तुल्य विक्षेपण दोनों एक साथ 0 करने हैं, तो उसके लिए अलग-अलग नहीं, आइडेंटिकल प्रिज्म को उल्टा रखना होगा। ये तो इजीली ये सारी चीजें तुम कर सकते हो। हाँ बच्चों देखो, अभी हमने समतल सतह से अपवर्तन के दौरान भी वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया और सबसे इंपॉर्टेंट प्रिज्म के कारण भी वर्ण विक्षेपण पढ़ लिया। अब हम तीसरा केस देखते हैं। हम देखते हैं कि लेंस से अगर अपवर्तन हो तो भी थोड़ा बहुत वर्ण विक्षेपण होगा ना। तो देखते हैं कि लेंस द्वारा वर्ण विक्षेपण कैसे होता है वो देखते हैं। और ध्यान रखना कि लेंस द्वारा जो वर्ण विक्षेपण होता है उसको वर्ण विपथन बोलते हैं या इंग्लिश में क्रोमेटिक एबेरेशन बोलते हैं। तो लेंस के कारण वर्ण विक्षेपण कैसे होता है वो देखते हैं। तो चलो मान लेते हैं कि कांच का कोई उत्तल लेंस है सॉरी, ठीक है ना। मान लेते हैं कांच का कोई उत्तल लेंस है और वही हवा में रखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखना कि लेंस पे हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, है ना, लेंस में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें मानते थे कि लेंस पर एक वर्णी प्रकाश की किरण गिराई है, एक वर्णी प्रकाश की किरण आपतित करें तब तो है ना कोई कलर बिखरेगा ही नहीं। बताओ एक ही तो कलर है, फिर क्या बिखरेगा। लेंस में जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें एक वर्णी प्रकाश की किरण आपतित की थी, इससे कलर बिखरने जैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार ऐसा करते हैं कि लेंस पर श्वेत प्रकाश की समानांतर किरणें गिराते हैं, है ना। तो इस बार लेंस पर हम श्वेत प्रकाश की समानांतर किरणें गिराते हैं जिसमें बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड हैं। ठीक है, तो हमको अच्छे पता है
इस बार हम श्वेत प्रकाश की किरणें गिरा रहे हैं जिसमें बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड हैं। तो हमको अच्छे पता है कि सातों कलर का अपवर्तनांक थोड़ा-सा डिफरेंट होता है, तो उसके अनुसार इनका विचलन भी थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। ठीक है? तो हमको फीलिंग से पता है कि सातों कलर में जो बैंगनी किरण होती है वो सबसे चंचल होती है, सबसे ज़्यादा मुड़ती है ना? बोल सकते हैं। ये तो हमको पता है कि उत्तल लेंस समानांतर किरणों को समेटेगा ना, लेकिन हमको पता है कि सातों कलर में से जो बैंगनी किरण होती है, उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है या बैंगनी किरण सबसे चंचल होती है, इससे सबसे ज़्यादा मुड़ेगी मतलब सबसे ज़्यादा सिमटेगी, इससे सबसे पास फोकस किसका बनेगा? बैंगनी का। उसके बाद हमको पता है कि रेड जो किरण होती है वो सबसे आलसी होती है, सबसे आलसी होती है तो सबसे कम मुड़ेगी मतलब सबसे कम सिमटेगी, तो इसका फोकस सबसे दूर बनेगा। और येलो जो किरण होती है वो माध्य होती है, तो उसका फोकस भी माध्य बनेगा, ठीक है? बस हम पक्का बोल सकते हैं कि श्वेत प्रकाश की किरण गिराएँगे तो उत्तल लेंस किरणों को समेटेगा लेकिन बैंगनी किरण सबसे चंचल होती है, सबसे ज़्यादा सिमटेगी इससे सबसे कम दूरी पर फोकसित होगी और रेड किरण सबसे आलसी होती है, सबसे कम सिमटेगी तो इसका फोकस दूर बनेगा। मतलब हम कन्फर्म बोल सकते हैं कि इस बार रेड किरण का फोकस थोड़ा दूर बनेगा मतलब रेड की फोकस दूरी थोड़ी ज़्यादा होगी और बैंगनी का फोकस थोड़ा पास बनेगा मतलब बैंगनी की फोकस दूरी थोड़ी-सी कम होगी। अब ध्यान रखना है ना, ध्यान रखना कि मैंने मूर्खों ऐसे इसको थ्योरेटिकली तो बता दिया कि रेड की फोकस दूरी थोड़ी ज़्यादा और बैंगनी की थोड़ी कम, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो प्रैक्टिकली इनकी फोकस दूरी में अंतर इतना कम होगा कि हमको दिखेगा ही नहीं, ठीक ना? जैसे बैंगनी की फोकस दूरी ऐसे 10 सेंटीमीटर है तो रेड की 10.0001 इतनी कम डिफरेंस होगा कि प्रैक्टिकली दिखेगा ही नहीं। ये तो ध्यान रखना। मैंने इसीलिए तुमको पहले चमका कर बताया था कि हम तो मूर्खों टाइप से समतल सतह, लेंस, प्रिज्म सभी में वर्ण विक्षेपण पढ़ रहे हैं लेकिन वर्ण विक्षेपण का प्रैक्टिकल महत्व केवल प्रिज्म में ही है। लेंस में भी वर्ण विक्षेपण होता तो है लेकिन इतना कम होता है कि वो हमको प्रैक्टिकली दिखता ही नहीं है। लेकिन फिर भी कोई मूर्ख थ्योरेटिकल पूछे तो आंसर ये देंगे कि रेड की फोकस दूरी थोड़ी-सी ज़्यादा और बैंगनी की थोड़ी-सी कम होगी। अब देखो इसको हमने लॉजिकली देखा, ये इसको सोचने का बेस्ट तरीका है, लेकिन तुम चाहो तो मूर्खों टाइप से इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हो। एक बार मैथमेटिकली कर लेते हैं। बस हमको देखना है कि प्रत्येक कलर के लिए फोकस दूरी कितनी-कितनी होगी वो देखना है। ये तो हमको पता है कि लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के साथ-साथ अपवर्तनांक पे भी निर्भर करती है। किस टाइप से डिपेंड करेगी वो देखना है। तो बस लेंस मेकर फॉर्मूला देखते हैं ना, तो हमको पता है कि पतले लेंस की फोकस दूरी कितनी होती है 1/f इक्वल टू n लेंस। तो चलो n लेंस को n ही बोल लेता हूँ। अपन n मीडियम तो 1 क्योंकि बाहर का माध्यम हवा है -1 और 1/r1 - 1/r2 को छेड़ता नहीं है, ऐसे ही रहने देते हैं। तो इससे बताओ 1/f इक्वल टू कितना आ गया? n-1 1/r1 - 1/r2 है ना? जहाँ उत्तल लेंस है इसलिए ऑब्वियसली 1/r1 - 1/r2 पॉजिटिव ही होगा, ठीक है? तो ये आ गया। बस इससे साफ-साफ दिख रहा है कि होता लेंस है ना, इसलिए इसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के साथ-साथ अपवर्तनांक पे भी निर्भर कर रही है। तो अब हम रेड और बैंगनी दोनों के लिए देखते हैं, पहले रेड के लिए देखते हैं। तो हमको अच्छे पता है कि जो रेड होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है ना, तो हमको पता है कि सातों कलर में से जो रेड होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अपवर्तनांक n सबसे कम होगा तो n-1 भी सबसे कम होगा मतलब 1/f भी सबसे कम होगा। 1/f सबसे कम होगा तो f सबसे ज़्यादा होगा। तो मैथमेटिकली भी कर सकते हैं कि रेड का अपवर्तनांक n सबसे कम होता है तो n-1 भी सबसे कम होगा मतलब 1/f भी सबसे कम होगा। 1/f सबसे कम होगा तो f सबसे ज़्यादा होगा। इससे रेड कलर की फोकस दूरी सबसे ज़्यादा होगी। और अब वॉयलेट या बैंगनी की बात करते हैं तो हमको पता है कि वॉयलेट या बैंगनी जो होता है उसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। n सबसे ज़्यादा होगा तो n-1 भी सबसे ज़्यादा होगा मतलब 1/f भी सबसे ज़्यादा होगा और 1/f सबसे ज़्यादा होगा मतलब फोकस दूरी सबसे कम होगी इससे वॉयलेट सबसे कम दूरी पर फोकसित होगा। वो मैथमेटिकली, लॉजिकली दोनों देख लिया लेकिन आगे हमको है ना, आगे हमको ऐसे लॉजिकली समझना है, ठीक? ये कर लिया। तो लेंस द्वारा वर्ण विक्षेपण प्रैक्टिकली बहुत कम होता है लेकिन कोई जबरदस्ती पूछे तो आंसर ये दे देंगे। अब चलो अब हमको लेंस द्वारा वर्ण विक्षेपण को हटाना है बताओ। लेंस द्वारा अगर वर्ण विक्षेपण होगा तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी ना, तब इमेज बिल्कुल शार्प नहीं बनेगी, है ना? वॉयलेट की इमेज इधर बनेगी, रेड की थोड़ी दूर बनेगी, तो इमेज शार्प नहीं बनेगी। इसलिए हमको लेंस द्वारा जो वर्ण विक्षेपण है उसको खत्म करना है। नहीं तो वही देखते हैं कि लेंस द्वारा वर्ण विक्षेपण को खत्म कैसे करते हैं वो देखते हैं।
ये तो ध्यान रखना कि पार्ट कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे फटाफट देख लेना। ठीक है? कि लेंस द्वारा वर्ण विक्षेपण को खत्म कैसे करते हैं वो देखते हैं। ये तो ध्यान रखना कि लेंस के ध्यान रखना कि लेंस के वर्ण विक्षेपण को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेंस की जगह 2 लेंसों का संयोजन यूज करते हैं। या तो ध्यान रखना कि लेंस के वर्ण विपतन को खत्म करने के लिए हम एक लेंस की जगह 2 लेंसों का संयोजन यूज करते हैं, जिसमें एक लेंस उत्तल होना चाहिए और दूसरा अवतल होना चाहिए। तो इसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि पार्ट कोई यूजफुल भी नहीं है, जस्ट एक बार सुन लेना। तो ध्यान रखना कि लेंस द्वारा वर्ण विक्षेपण या वर्ण विपतन को खत्म करने के लिए हम एक लेंस की जगह 2 लेंस का संयोजन यूज करते हैं, जिसमें एक लेंस उत्तल होना चाहिए और दूसरा लेंस अवतल होना चाहिए। ठीक है? चलो मान लेते हैं इस बार एक लेंस की जगह 2 लेंसों का संयोजन यूज किया है। पहला लेंस उत्तल है, उसकी फोकस दूरी f1 मान लेते हैं। दूसरा लेंस अवतल होगा, उसकी फोकस दूरी f2 मान लेते हैं। इन अलग-अलग पदार्थ के से विक्षेपण क्षमताएं भी डिफरेंट होंगी ना। तो चलो मान लेते हैं कि पहला लेंस जिस कांच का बना है उसकी विक्षेपण क्षमता β1 और दूसरा लेंस जिस कांच का बना है इसकी विक्षेपण क्षमता β2 है। तो ध्यान रखना ध्यान रखना कि वर्ण विक्षेपण को खत्म करने के लिए या बिल्कुल अवर्णीय संयोजन प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, β1 by f1 plus β2 by f2 equal to 0 होना चाहिए। इसका एक्सप्लेनेशन इसका एक्सप्लेनेशन हमें काफी सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पर इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसमें टाइम भी नहीं दे रहा हूँ। तुम चाहो तो अपनी शीट में एक कॉम्प्रिहेंसिव में दे रखा है, ठीक है। लेकिन मेरी तो एडवाइस है कि ये कचरा पार्ट है, ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ध्यान रखना कि वर्ण विक्षेपण खत्म करने के लिए या अवर्णीय संयोजन के लिए एक नहीं 2 लेंस का संयोजन यूज करना होगा और वर्ण विक्षेपण खत्म करने के लिए अवर्णीय संयोजन के लिए इनमें रिलेशन क्या होना चाहिए, बीटा 1 अपन f1 प्लस बीटा 2 अपन f2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहीं से लिख रहा है कि बताओ इन दोनों का योग 0 होना चाहिए, मतलब एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, मतलब एक उत्तल है तो दूसरा अवतल होना चाहिए। बस मेन चीज देख ली कि वर्ण विपतन खत्म करने के लिए अवर्णीय संयोजन के लिए क्या होना चाहिए, β1 by f1 प्लस β2 by f2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। बस इस केस में अवर्णीय संयोजन प्राप्त होगा, मतलब वर्ण विक्षेपण तो खत्म हो जाएगा, लेकिन इस केस में इनकी तुल्य फोकस दूरी कितनी आएगी, 1 by f इक्वलेंट इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2 आ जाएगी। बस इतनी तुल्य फोकस दूरी का अवर्णीय संयोजन बन जाएगा। ठीक, तो इसी पे बेसिक कॉमन टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, इसको देख लेना। देखो इस बार हमको है ना, इस बार हमको अवर्णीय संयोजन प्राप्त करना है ना, ध्यान रखना। इस बार हमको लेंसेज का अवर्णीय संयोजन प्राप्त करना है और साथ में इसकी तुल्य फोकस दूरी हमको प्लस 40 सेंटीमीटर भी प्राप्त करनी है। तो हमको पता है कि अवर्णीय संयोजन प्राप्त करने के लिए एक लेंस नहीं 2 लेंस का संयोजन यूज करना होता है। चलो मान लेते हैं के लिए एक लेंस उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है। उसके बाद हमको दे रखा है कि जो पहला लेंस है उसकी विक्षेपण क्षमता 0.02 और दूसरे लेंस की विक्षेपण क्षमता 0.05 है। बस इस बार हमको अवर्णीय संयोजन प्राप्त करना और साथ में तुल्य फोकस दूरी प्लस 40 सेंटीमीटर प्राप्त करनी है। तो उसके लिए प्रत्येक लेंस की फोकस दूरी कितनी कितनी होगी वो देखना है। तो चलो मान लेते हैं कि उसके लिए 2 लेंसों का संयोजन यूज कर रहे हैं। इनका β1 β2 दे रखा है ना। चलो मान लेते हैं कि पहले लेंस की फोकस दूरी f1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2 है। तो बस तुम बताओ कि इस बार अवर्णीय संयोजन प्राप्त करना है, तो रटा हुआ है कि अवर्णीय संयोजन प्राप्त करने के लिए क्या होना चाहिए, β1 by f1 प्लस β2 by f2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। मान रख देते हैं β1 तो 0.02 अपन f1 प्लस β2 0.04 अपन f2। ये अवर्णीय संयोजन के लिए β1 by f1 प्लस β2 by f2 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लोगे ना, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। हाँ, ठीक है, इसको सॉल्व कर सकते हो। 0.02 से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा यार, ये f2 इक्वल टू -2f1 है ना। तो पहली समीकरण तो ये आ गई। ठीक, अब चलो तुम बताओ कि इस केस में अवर्णीय संयोजन तो प्राप्त हो गया, लेकिन इसकी तुल्य फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 1 by f इक्वलेंट इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2। बस बताओ इस बार हमको तुल्य फोकस दूरी कितनी चाहिए, प्लस 40। तो 1 by f इक्वलेंट की जगह प्लस 40 इक्वल टू 1 by f1 प्लस 1 by f2 ये दूसरी समीकरण। बस तुम बताओ f1 f2 दो वेरिएबल है और दो समीकरण है, इनको सॉल्व कर सकते हैं। बस इस समीकरण से f2 का मान निकालना और इधर रख देना। इनको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट बता रहा हूँ, इनको सॉल्व करेंगे तो f1 तो तुम्हारे पास आएगा प्लस 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो रहा है यार,
इन दोनों को सॉल्व करोगे तो F1 तुम्हारे पास प्लस 20 सेंटीमीटर और F2 मतलब दूसरे लेंस की फोकस दूरी माइनस 40 सेंटीमीटर। बस लेंस द्वारा वर्ण विक्षेपण भी कंप्लीट कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो अभी हमने समतल सतह प्रिज्म और लेंस से अपवर्तन के दौरान वर्ण विक्षेपण देखा। अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अभी तक तो अपवर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण देखा ना। अब हम देखते हैं कि परावर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण कैसे होता है वो देखते हैं। ये तो इसका आंसर ये है कि परावर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण होता ही नहीं है। ना तुम खुद बताओ कि परावर्तन का बेसिक नियम तो I इक्वल टू R है। ना तुम खुद बताओ कि परावर्तन का तो बेसिक नियम I इक्वल टू R है। इसमें तो कोई अपवर्तनांक इन्वॉल्व होता ही नहीं है। इससे परावर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण होता ही नहीं। याद रखना कि अपवर्तन का बेसिक नियम N1 sin A इक्वल टू N2 sin R होता है ना। तो मतलब अपवर्तन का जो बेसिक नियम है उसके अंदर तो अपवर्तनांक इन्वॉल्व होता है। इससे अपवर्तन के कारण तो वर्ण विक्षेपण होता है, लेकिन परावर्तन का बेसिक नियम I इक्वल टू R होता है। इसके अंदर अपवर्तनांक इन्वॉल्व होता ही नहीं है। इससे परावर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण होता ही नहीं है। ठीक ना। ये मतलब बैंगनी, रेड, ग्रीन सारी किरणें समान कोण पर ही परावर्तित होंगी। तो आंसर है कि परावर्तन के कारण वर्ण विक्षेपण होता ही नहीं है। चलो बेवकूफ बनाने के लिए क्वेश्चन भी ले रहा हूँ। जैसे हमको दे रखा है कि कोई गोली अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या R है। अब इस पर हम समानांतर किरणें गिरा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो एकवर्णी प्रकाश की किरणें गिरा रहे थे ना। इस बार हम श्वेत प्रकाश की समानांतर किरणें गिरा रहे हैं। बस हमको पता है कि श्वेत प्रकाश में बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं। तो हमको देखना है कि कौन सा कलर पहले फोकसित होगा और कौन सा कलर दूर में जाकर के फोकसित होगा वो देखना है। ठीक है, इसका आंसर ये है कि इसका आंसर है कि सारे कलर एक ही बिंदु पर फोकसित होंगे। ठीक है, तुम खुद बताओ कि इस बार किरण का अपवर्तन नहीं परावर्तन हो रहा है और हमको पता है कि परावर्तन के दौरान तो वर्ण विक्षेपण होता ही नहीं है। इसलिए बताओ रेड, वायलेट, ग्रीन सारे कलर एक ही बिंदु पर फोकसित होंगे, वर्ण विक्षेपण होगा ही नहीं। या चाहो तो तुम मैथमेटिकली भी कर सकते हो। बताओ इस बार लेंस नहीं, इस बार गोली दर्पण है ना। इस बार लेंस नहीं, इस बार गोली दर्पण है और हमको अच्छे पता है कि गोली दर्पण की फोकस दूरी तो R/2 होती है। इसकी फोकस दूरी में कहीं अपवर्तनांक इन्वॉल्व होता ही नहीं है। बोल सकते हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी तो सिंपली R/2 होती है। बस तुम बताओ कि चाहे रेड किरण है, बैंगनी किरण हो, सबके लिए फोकस दूरी R/2 होगी। तो जो रेड किरण है वो भी R/2 दूरी पर ही फोकसित होगी और बैंगनी किरण भी R/2 दूरी पर फोकसित होगी। कोई वर्ण विक्षेपण नाम की चीज नहीं होगी। चलो इसको और थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा हूँ, देखना। इस बार भी हमको दे रखा है कि कोई गोली अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या R है और डराने के लिए इसको पानी में डुबो दिया है हमने, है ना। और इस बार पानी से भी हम श्वेत प्रकाश की किरणें भेज रहे हैं। बस हमको देखना है कि रेड और बैंगनी में कौन सी किरण पास में फोकसित होगी और कौन सी किरण ज्यादा दूर फोकसित होगी वो देखना है। तो इसका आंसर भी यही है कि इस बार भी रेड, बैंगनी सारे कलर बिंदास एक ही दूरी पर फोकसित होंगे। है, तो तुम खुद बताओ कि इस बार भी जो किरणें हैं वो दर्पण से परावर्तित हो रही है ना। परावर्तन में वर्ण विक्षेपण होता ही नहीं है। या मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं ये होता है, इस बार लेंस नहीं दर्पण है और दर्पण की फोकस दूरी तो माध्यम पे निर्भर करती नहीं है। मतलब एक गोली दर्पण हवा में रखा हो तब भी इसकी फोकस दूरी R/2 ही होगी और एक गोली दर्पण पानी में रखा हो तब भी इसकी फोकस दूरी बिंदास R/2 होगी, है ना। तो ध्यान रखना कि गोली दर्पण हवा में रखा हो, पानी में रखा हो, इस गोली दर्पण की तो फोकस दूरी बिंदास R/2 होगी। बस रेड किरण है वो भी R/2 दूरी पर फोकसित होगी और बैंगनी भी R/2 दूरी पर फोकसित होगी। तो वर्ण विक्षेपण हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके सारे क्वेश्चन तुम इजीली कर सकते हो, मतलब इनफैक्ट कोई बताने लायक चीज रही नहीं है। ये तो तुम वर्ण विक्षेपण के क्वेश्चन में कभी भी गलत नहीं करोगे। कहीं से भी पूछ लिया एग्जाम में तो तुम इजीली इसको कर सकते हो। ठीक है, एक मूर्खतापूर्वक एक लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। जब पढ़ लिया तो ले लेते हैं क्वेश्चन। ध्यान से देखना है, बेवकूफ बनाने का क्वेश्चन है। ठीक, ये तो देख लेना। इस बार हमको दे रखा प्रिज्म है, इसके वॉयलेट है ना, प्रिज्म है, इसके कांच में वॉयलेट का अपवर्तनांक हमको जैसे कि 1.52 दे रखा है, रेड का अपवर्तनांक 1.48 दे रखा है, तो येलो का ऑब्वियसली माध्य होगा। इसका प्रिज्म कोण भी दे रखा है हमको, 8 डिग्री प्रिज्म कोण दे रखा है। देखना अब देखो, अब इस प्रिज्म पर है ना, इस प्रिज्म पर हम 700 नैनोमीटर का एक वाणी प्रकाश गिरा रहे हैं ना। तो इस प्रिज्म पर 700 नैनोमीटर का एक वाणी प्रकाश गिरा रहे हैं। 700 नैनोमीटर किसका होता है, रेड का ना। तो इस पर 700 नैनोमीटर का मतलब रेड कलर का एक वाणी प्रकाश गिरा रहे हैं।
बस प्रिज्म के कारण इस किरण का कोणीय विक्षेपण कितना होगा वो देखना है। पहले मूर्ख लोग क्या करते हैं वो सुन लेते हैं। मूर्ख लोग तो क्या करते हैं, बस कोणीय विक्षेपण पूछा है, तो कोणीय विक्षेपण का फॉर्मूला क्या होता है? एन वोलेट माइनस एन रेड इंटू ए। एन वोलेट एन रेड ए सबका मान रखते हैं तो आंसर आया था, पूरा सत्यानाश हो जाएगा। नहीं तो ध्यान रखना कि तुम्हारा आंसर तब वैलिड होता है जब श्वेत प्रकाश की किरण भेजते हैं। तो ध्यान रखना, तो ध्यान रखना कि इसी क्वेश्चन में, यानी इसी क्वेश्चन में अगर श्वेत प्रकाश की किरण गिराते हैं, तो श्वेत प्रकाश में तो बैंगनी से लेकर रेड तक सातों कलर मिक्स्ड होते हैं, तो कलर बिखरेंगे भी, और तब तो कोणीय विक्षेपण एन वोलेट माइनस एन रेड इंटू ए होगा। लेकिन इस बार श्वेत प्रकाश की किरण थोड़ी गिराई है, इस बार तो 700 नैनोमीटर की एक मणि प्रकाश गिराया है। रेड का ही होता है, तो ध्यान रखना, इस बार 700 नैनोमीटर का मतलब रेड कलर का एक मणि प्रकाश गिरा है, तो इसमें तो एक ही कलर है, एक ही कलर है तो क्या बिखरेगा, है ना? इस बार मिक्स प्रकाश है ही नहीं। रेड कलर का एक मणि प्रकाश है तो इसमें एक ही कलर है, एक ही कलर है तो एक कलर क्या बिखरेगा? तो इस बार कोई वर्ण विक्षेपण होगा ही नहीं, थीटा इक्वल टू 0 होगा। नहीं तो ऐसे भी बेवकूफ बनाने के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वर्ण विक्षेपण कंप्लीट कर लिया, मतलब अपने जे एडवांस का सारा पार्ट हमने कर लिया।